नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू खुआल आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिएगा दोस्तों, हमने एक मुहिम स्टार्ट की थी कि जो फर्स्ट पेपर है उसकी हम सारी की सारी यूनिट के जो हमारे जून 2026 के अंदर एग्जाम हुआ उसका यूनिट वाइज हम सोल्यूशन करेंगे। और दोस्तों उसी सीरीज के अंदर ये हमारी आज आ रही है आपकी फोर्थ वीडियो। जब हमने बात की तो डीआई हम यहाँ कर चुके हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ कर चुके हैं, आईसीटी कर चुके हैं दोस्तों, और उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। दोस्तों इसके जो क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से हमें हैंडल करने हैं, किस तरीके से हमें वो एग्जाम के अंदर चीजों को मैनेज करना है, उन सभी की आज हम बात करेंगे। और सारे कौन से एग्जाम के क्वेश्चन है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो आपका जैन 2026 के अंदर एग्जाम हुआ है दोस्तों, जो दिसंबर 2025 का था, उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इसमें हम पूरी डिटेल के साथ करेंगे, ताकि वो चीज आपको कभी दोबारा पढ़नी भी ना पड़े। एग्जाम टाइम है तो इसलिए इन चीजों को हम रैपिड तरीके से करेंगे, बट एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे ताकि चीजें आपकी एग्जाम में आए तो आप उनको बहुत अच्छे से कर सको। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे कि हमारे पास साहित्य क्लासेस के अंदर ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। पेपर 2 की बात करूं तो इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस के हैं दोस्तों। एड्रेस की बात करूं तो DSS 49 ओल्ड गोल्ड कॉम्प्लेक्स नियर लेमन ट्री होटल हिसार। दोस्तों नंबर की बात करूं तो नंबर आपको दिख रहा है, नीचे भी चल रहा है, और अधिक जानकारी के लिए आप इन पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं हम शुरुआत। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चीजों को बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज नोट कीजिए कि मेरे इतने क्वेश्चन इसमें सही हुए, इतने गलत हुए। क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं, तो एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसी तरीके से आपको हैंडल करना है जिस तरीके से आप एग्जाम के अंदर करोगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है, और बड़े अच्छे से चीजों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इनमें हम किस तरीके से काम करेंगे और कैसे कैसे चीजें हमारी रहेंगी। आइएगा करते हैं बात। किसी एक समय पर एक सैंपल, एक टाइम की बात कर रहे हैं, एक सैंपल पर किया गया सर्वे रिसर्च इनमें से किस रिसर्च डिजाइन से संबंधित है। मतलब एक टाइम पे आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे सैंपल लिया एक टाइम में, और उसी की आप अलग अलग जगह चेक करा रहे हो और वहां से रिजल्ट काउंट कर रहे हो। तो दोस्तों जब एक ही टाइम में हम करते हैं ना दोस्तों, और अलग अलग चीजें करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम दोस्तों क्या, क्रॉस सेक्शनल। मतलब एक ही चीज के हम अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे हमने ब्लड टेस्ट कराया, हमारा ब्लड सैंपल हमने दिया, तो उसी सैंपल से हमने अलग अलग जगह टेस्ट करा लिया एक ही टाइम में। दोस्तों ये ध्यान रखना है, मैंने ब्लड दिया एक ही टाइम में चेक करा रहा हूं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल, जब मैं कई जगह चीजें वो कर रहा हूं। अब बात करूं एक्सपेरिमेंटल क्या होती है, तो दोस्तों एक्सपेरिमेंटल की बात करूं तो यहाँ पे तो हम बात करते हैं टाइप है रिसर्च का, है ना, ये भी टाइप है वो भी टाइप है, बट इसमें क्या होता है, इसमें एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दोस्तों, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इनके बीच में एक इंटरवीनिंग चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे हम बात करूं टीचर अपने आप में क्या है, आप कहोगे सर इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट की बात करूं तो आप कहोगे सर वो डिपेंडेंट है। और यदि हम बात करें टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलके काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, किस पे काम कर रहे हैं, वो किसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम इंटरवीनिंग या फिर मध्यस्थ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करूं आगे लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है दोस्तों, एक ही चीज पे हम बहुत लंबे टाइम तक चीजों को करते जाते हैं, तो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। अब बात करूं केस स्टडी की दोस्तों, तो किसी भी व्यक्ति पे, समूह पे या किसी ग्रुप पे हम लंबे टाइम तक और बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, केस स्टडी। बट यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, तो हमसे पूछा गया एक ही समय में एक ही सैंपल पर किया गया सारा का सारा काम, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम क्रॉस सेक्शनल। उम्मीद करता हूं आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे, और चार के चार पॉइंट है वो किसके हैं दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये है हमारे पास टाइप ऑफ रिसर्च के। क्लियर है दोस्तों, तो देखिएगा इसके बारे में बात करें तो सामने आपको नजर भी आ रहा है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, तो वही बात है जो हमने पढ़ी थी। तो क्या है, ये एक टाइम में डाटा एकत्रित कर रखा है आपने, जो भी डाटा है आपके पास, इसमें समय के साथ परिवर्तन के अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि क्या करते हैं हम, इसमें किसी एक स्थिति पर विश्लेषण करते हैं, मतलब किसी एक ही टाइम पर हम चीजों का एनालिसिस करते हैं। बात आती है आपकी एक्सपेरिमेंटल में, तो दोस्तों इसकी मैंने बात की, इसमें क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है कंट्रोल्ड। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो ये क्या होता है दोस्तों, एक ही आपने सैंपल ले रखा है, उसके लंबे टाइम तक बार बार उसी पे हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च, उसी को बार बार में जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल। बात आती है केस स्टडी की दोस्तों, तो ये क्या होता है, किसी व्यक्ति पे हो सकता है, या किसी समूह पे हो सकता है, या किसी संस्था पे हो सकता है, और इन सभी पे हम
डीपली अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों हम, केस स्टडी। तो उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन के साथ आपके 5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं यहाँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और चीजों को बड़े ध्यान से कीजिए, और चीजें अच्छी लग रही है दोस्तों तो इस चीज को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइएगा बात करते हैं इस पे हम, और इस पे जब हम बात करें तो बड़े अच्छे तरीके से आपको चीजों को देखना है और किस तरीके से चीजें होती है। आइएगा, ये कह रहा है गुणात्मक शोध, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहा है। क्वालिटेटिव क्या होता है, जब हम गुण की बात करते हैं, है ना, और इनको कभी भी नापा तोला नहीं जा सकता। अब कहते हैं इसके अंदर अच्छाई कितनी है, तो आपको वही सर पता नहीं कितनी बताएं, अच्छा तो है ये, बट वही चीजें हैं दोस्तों जिनको आप क्या नहीं कर सकते, नाप तोल नहीं सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहा है यहाँ पे, को एक ऐसी शोध रणनीति के रूप में समझा जा सकता है, मतलब इनमें से कौन सी है वो चीज जिसके रूप में हम क्वालिटेटिव को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आइएगा बात करते हैं क्वालिटेटिव में। तो बात कर रहे हैं पहले वाले ऑप्शन की, देखिए क्या, सिद्धांत और शोध, जो भी प्रिंसिपल है और जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बीच संबंध के लिए क्या, निगमनात्मक। निगमनात्मक का मतलब क्या है दोस्तों, डिडक्टिव। डिडक्टिव अप्रोच की बात कर रहा है कि या अपनाते हैं हम, तो आप कहोगे सर डिडक्टिव का तो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा ना होके क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है। तो इसका मतलब दोस्तों पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। बात समझ में आई, ये कभी भी क्वालिटेटिव के अंदर आपका डिडक्टिव नहीं क्या यूज करते हैं, तो आप कहोगे सर हम करते हैं इसके अंदर इंडक्टिव मेथड यूज। डन है बात, तो पहला आपका गलत होगा। अगले पे बढ़ते हैं, प्राकृतिक वैज्ञानिक मॉडल के तौर पर तौर तरीके और मापदंड जो भी आपके पास मेजरमेंट है उनको शामिल करते हैं, तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। साइंटिफिक और नेचुरल चीजों को आप तब यूज करते हो जब डाटा कैसा हो आपके पास, तो आप कहोगे सर जब डाटा हमारे पास न्यूमेरिकल हो तब करते हैं, बट यहाँ पे तो कैसा है, क्वालिटेटिव, गुणात्मक रूप से है, तो दोस्तों ये भी हमारा नहीं होगा। बढ़ते हैं हम आगे और देखिएगा नेक्स्ट, सामाजिक वास्तविकता को व्यक्ति के द्वारा निर्मित लगातार बदलती हुई या उभरती हुई विशेषता के रूप में देखा जाता है। अब दोस्तों ये बात ही किसकी करता है, क्वालिटी की बात करता है। बंदे के अंदर कितनी क्वालिटी है ना, तो क्वालिटी की बात करता है। तो यहाँ पे क्या मापी जा सकती है किसी क्वालिटी, आप कहोगे नहीं सर ये बता सकते हो इतना अच्छा है या इतना बुरा है, तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है किस चीज की, आपकी क्वालिटेटिव की। बात समझ में आई, आगे फिर भी बढ़ते हैं हम। सामाजिक वास्तविकता को एक बाहरी वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ नहीं दोस्तों, ये कैसा होता है, ये ऑब्जेक्टिव ना होगा, कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा। कौन, गुणात्मक, तो दोस्तों ये भी आपका नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, थर्ड। उम्मीद करता हूं आपको क्वालिटेटिव बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंडक्टिव का यूज करते हैं इसके अंदर, हम किसी भी व्यक्ति की या किसी भी चीज की हम क्वालिटी चेक करते हैं यहाँ पे, और इन चीजों को ही हम देखने का काम करते हैं किसमें, क्वालिटेटिव में। आते हैं बात, देखिए हल्की सी इसके बारे में और देखते हैं। जब हम इसकी बात करें तो कह रहा है सामाजिक वास्तविकता में व्यक्ति के द्वारा निर्मित लगातार बदलती हुई या उभरती हुई विशेषताओं को हम देखते हैं इसके अंदर। अब कहता है गुणात्मक या क्वालिटेटिव जो भी चीज है उसमें हम क्या काम करने का काम करते हैं, एक्सप्लेन, व्याख्या करने का काम करते हैं दोस्तों, जिसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं। इसीलिए वो हमारा ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों, गलत। ठीक है बात, आइए बढ़िएगा आगे। स्थिति स्थिर नहीं होती इसके अंदर, ठीक है, बल्कि लोगों के अनुभव, अर्थ, अंतःक्रियाएं के द्वारा निर्मित होती है। तो मतलब ये चीजें हैं, ये किसी का अनुभव हो सकता है, अर्थ हो सकता है, अंतःक्रियाएं हो सकती है, मतलब किसी की भी। डिडक्टिव की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे डाटा कैसा होता है, तो आप कहोगे सर क्वांटिटेटिव यहाँ पे डाटा होता है, बात सही है। यदि मैं बात करूं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, तो इंडक्टिव अप्रोच को अपनाया जाता है कहां पे, जब आप कहोगे क्वांटिटेटिव, यहाँ पे किसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेचुरल साइंटिफिक मेथड, यह भी अधिकतर किस में यूज होता है दोस्तों, क्वांटिटेटिव में। कौन सा, आप कहोगे नेचुरल मेथड, ठीक है। इसके बाद मैं कहूं आपको कंसिस्टेंटली शिफ्ट इमर्ज प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल सिक्रेशन, जिसकी हमने बात की, इसमें भी किसकी यूज करते हैं हम, क्वालिटेटिव का, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कहां कहां हम इनका यूज कर पा रहे हैं, लेकिन मेन बात दोस्तों इसके अंदर यही थी कि क्वालिटेटिव की आपसे पूछ रखी है कि इनमें से कौन सी चीज सही है, तो आंसर क्या बनेगा आपका 3। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बस चीजों को बड़े ध्यान से करते रहिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। आइएगा बात करते हैं, असर्शन रीजन की फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, किस तरीके से हमें हैंडल करना है। आइएगा बात करते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है दोस्तों, देखिएगा इसको हम हल्का सा समझ लेते हैं। जैसे एक बैग है मेरे पास, और बैग के अंदर एक बॉल पड़ी है ब्लैक, एक बॉल पड़ी है मेरे पास व्हाइट, एक बॉल पड़ी है मेरे पास ग्रीन, और एक बॉल पड़ी है मेरे पास रेड, और मेरे को इनमें से कोई एक बॉल निकालनी है। तो मैं आंख बंद करके इसमें हाथ डालूंगा और इसमें से निकाल लूंगा। तो अब दोस्तों यदि मैं इस तरीके से इसमें से बॉल निकाल रहा हूं, तो आप कहोगे वो कौन सी सैंपलिंग है, तो आप कहोगे सर ये सैंपलिंग हमारी कौन सी है, प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आई, क्योंकि यहां पे सभी के पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है आने की बाहर।
यदि मैं नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो जब मैं देख के निकाल रहा हूं ना उस बैग में से, तो इसका मतलब वो क्या है दोस्तों, वो कहलाएगी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बात समझ में आई? तो ये प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दिमाग में बड़ी है हमारे, तो करते हैं बात, आइएगा। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज द एप्रोप्रिएट फॉर द क्वांटिटेटिव रिसर्च। यदि हम बात करें तो ये किसके लिए, मात्रात्मक के लिए होती है, तो बिल्कुल होती है। देखना दोस्तों, इसके अंदर जो पड़ी हैं चीजें वो कैसी है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। तो आप कहोगे सर क्वांटिटी में पड़ी है, रेड है, ब्लैक है ये, तो मतलब पहली बात आपकी बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज हेल्प द रिड्यूसिंग बायस इन द सिलेक्शन ऑफ द सैंपलिंग। तो बायसनेस खत्म करती है, कौन, ये। तो दोस्तों कैसे बायसनेस खत्म करती है, देखो बायसनेस क्या होती है, जब चीजों को हम देख के निकालें। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं हम दोस्तों, यहां बिना देखे निकालने हैं, तो सबके पास अपॉर्चुनिटी और सारे के सारे आ सकते हैं। इसीलिए ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या नहीं हो सकती, बायसनेस कम हो जाती है। आइएगा इसके बारे में बात करते हैं। दोनों ठीक है हमारे, ये बात भी सही है, क्योंकि बायसनेस होती नहीं, जब आप बिना देख के निकाल रहे हो तो बायसनेस है ही नहीं। तो जब मैं बात करूं, अब देखो अपने पास ऑप्शन है, एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, क्योंकि दोनों ही बात प्रोबेबिलिटी से है। तो करते हैं, देखिएगा बात। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जब बात करूं तो मात्रात्मक शोध के लिए उपयुक्त है, क्योंकि लगाओ इसमें, क्योंकि इसमें जो सैंपल का चयन पक्षपात को कम करने में सहायता करता है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल बात जच रही है ये, और ये बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए आपका आंसर क्या बन रहा है, ए, फर्स्ट आपका आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर यही है आपका। और देखोगे तो यहाँ पे सारी चीजें वही दे रखी है। मात्रात्मक शोध में क्या होता है, शोधकर्ता चाहता है कि जो सैंपल है वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, पूरी का। अब देखो, जब मेरे को हिसार में कोई केस स्टडी करनी है या फिर मेरे को रिसर्च करनी है, तो मैं पूरा हिसार का डाटा ना लेके क्या करूंगा, यहां से एक सैंपलिंग उठाऊंगा, और वो सैंपलिंग क्या करेगी, पूरे पूरे हिसार को क्या करेगी दोस्तों, रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ में आई? तो यही कह रहा है कि ये प्रतिनिधित्व करती है किसका, तो आप कहोगे सर ये प्रतिनिधि कर रही है पूरी पूरी जनसंख्या का, और इसके लिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो जब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग उपयोग करते हो तो सारे के सारे इसके अंदर आ ही रहे हैं। अगली चीज, रीजन की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जनसंख्या के प्रत्येक इकाई को चुनने जाने की संभावना ज्ञात होती है, मतलब सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है चुनने की, और जिसका चयन पक्षपात पूर्ण ना होके पक्षपात रहित तो होता है। और दोस्तों इसीलिए आपका आंसर क्या बना, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। डन, बढ़ता हूं आगे। देखिए एक एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूं आपको मैं, बस चीजों से देखते रहिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा और सोच समझ के आपको आंसर लगाना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहा है कि अरेंज द फ्लोइंग पी वैल्यूज। पी वैल्यूज दे रखी हैं आपको। पी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, है ना। इसकी बात करूं, रेंज देख लो, रेंज की बात करूं तो रेंज कितनी होती है, तो सर आप कहोगे 0 से लेके 1 तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 0.5 मैक्सिमम हो सकती है, और 0.1 आपकी क्या हो सकती है, मिनिमम। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए, पी वैल्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैक्सिमम 0.05 और 0.01 आपकी क्या होती है दोस्तों, मिनिमम। इस चीज को देख लेते हैं एक बार, देखो लिख भी देता हूं मैं इसके अंदर। प्रोबेब पी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, दिमाग में रखनी है सारी की सारी बातें, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। पी वैल्यू की बात करूं तो इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज बताओगे आप कि सर रेंज होगी 0 to 1, ये रेंज रहेगी। यदि मैं कहूं इस पी वैल्यू के अंदर हाईएस्ट कितनी हो सकती है, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कहोगे आप सर हाईएस्ट होती है 0.05%। और यदि मैं लोएस्ट एरर की बात करूं, लोएस्ट कितनी हो सकती है, तो आप कहोगे सर लोएस्ट हो सकती है 0.01। तो दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर, देखिए क्या। अब ये कह रहा है पी वैल्यू फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इनकी बात कर रहा है। तो दोस्तों इन दोनों में एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है, क्या कि पी वैल्यू जो है, पी वैल्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, सिग्निफिकेंस। अब दोस्तों ये वैल्यू किसकी दे रखी है, आप देखना, आप कहोगे सर ये वैल्यू यहां पे हमें दे रखी है कि अरेंज द फ्लोइंग पी वैल्यूज, पी वैल्यूज, पी वैल्यू दे रखी है फ्रॉम, फ्रॉम कहां से, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर। अब यहां जो सबसे बड़ा नंबर है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ा नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर। अब आप देखो पी वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये है सबसे बड़ी वैल्यू, लेकिन आएगा ये सबसे पहले। क्यों आएगा, क्योंकि देखो जो पी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उतना ही क्या होगा, कम, क्योंकि एक दूसरे के दोस्तों ये क्या है, इनवर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आप कहोगे सर 0.5 आएगा। इसके बाद आगे बढ़ूं तो दोस्तों इन दोनों में देखो इससे छोटा हो कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर ये है, ये
तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि देखो बड़े में बात करूं तो बड़े तो ये हैं सारे, लेकिन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में छोटे हो जाएंगे। तो छोटे हो जाएंगे तो सबसे पहला ये, क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िएगा, इसी तरीके से चेक कीजिएगा। यदि मैं आगे बढ़ूं तो इसके बाद आ जाएगा मेरे पास बी, क्योंकि 0.01 है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, अब देखो इसमें 2 के बाद पॉइंट है, उसमें 3 के बाद है, तो फिर ये आ जाएगा आपका और फिर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज रहेगी, मतलब फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ और फिफ्थ ये लगा दीजिए, इनको सेट कर दीजिए। ई, उसके बाद आपका बनेगा सी, ई सी, ई सी कहीं है बिल्कुल है, दोनों में है। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ई और सी के बाद हम लगाएंगे क्या इसके अंदर, तीसरे नंबर पे, तो आप कहोगे सर इसके बाद लगाएंगे हम बी, ये रहा, तो आंसर हमें मिल गया दोस्तों 3। तो पी वैल्यू पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों मैंने यहाँ करा दिए हैं, रेंज आपको बता दिया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बता दिया है, पी वैल्यूज बता दिए, इनके रिलेशन क्या है एक दूसरे का, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, ये सारी बातें वही लिख रखी है, देखिएगा इनवर्सली होती है एक दूसरे की, बिल्कुल सही है। हाई पी वैल्यू है उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा, उतना ही लो होगा, और जितना ही लो पी वैल्यू उतना ही उसका क्या होगा, हाई सिग्निफिकेंस होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बस चीजों को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा और आपको सारी एक एक चीज समझ में आएगी, बस घबराना नहीं है चीजों को लेके। देखिएगा बात किसकी कर रहा है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरिया क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई भी क्राइटेरिया बना के उसकी टेस्टिंग करते हैं कि लगभग इतना तो होना चाहिए नॉर्मली, है ना, तो उसकी बात हम करते हैं। तो आइएगा सबसे पहले बात करें कि इट इज कॉल्ड ऑल्सो डोमेन रेफरेंस टेस्ट, बिल्कुल बात सही है। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है इसका दोस्तों, इट इज कॉल्ड अ डोमेन रेफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरिया समझ आ रहा है, जब हम कोई क्राइटेरिया बना के टेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेफरेंस टेस्टिंग, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरी की बात करूं, इट्स प्रिंसिपल यूज आर इन मास्टरी टेस्ट, बात ये भी सही है बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि यहां पे हर चीज इसके अंदर टेस्ट के अंदर ही काउंट कर रहे हैं। आते हैं अगले पे, अब ये क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के समूह के सापेक्ष शक्ति, सापेक्ष का मतलब क्या होता है, रिलेटिव, रिलेटिव की तो हम कोई बात नहीं करते, क्या रिलेशन करते हैं हम एक दूसरे में, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया बना देते हैं दोस्तों, और उस क्राइटेरिया को जो छुएगा वो क्या कर जाएगा फाइनल। जैसे एच सेट की बात करूं, कितने क्वेश्चन चाहिए, तो आप कहोगे सर 90 हमारे सेट होने चाहिए, 90 क्वेश्चन मेरे सही है तो मेरा एच सेट हो जाएगा, तो वो क्या है दोस्तों, क्राइटेरिया। क्या वो कहीं रेफरेंस की बात कर रहा है, रिलेटिव की बात कर रहा है, कि आपके इससे ज्यादा आगे तो आपका एच सेट हो जाएगा, इससे कम आगे तो एच सेट, आप कहोगे नहीं सर, तो इसका मतलब ये हमारा गलत होगा, और आपसे पूछ रखा है नॉट करेक्ट अबाउट द क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। बात समझ में आई, तो डन है आपका, बढ़ते हैं हम आगे। और नेक्स्ट ये रहा जी, इसमें सारी बातें वही दे रखी है। क्राइटेरियन की बात करूं तो इसका उद्देश्य क्या होता है, यह पता लगाना होता है किसी विद्यार्थी में जो अधिगम के उद्देश्य है, जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है, वो कहां तक उसने प्राप्त किए, मतलब एक बाउंड्री बना दी, यहां तक यदि है तो आप डन हो। जैसे एस्टेट वाले क्या चाहते हैं कि आपके 90 क्वेश्चन सही हो, अब 90 क्वेश्चन सही हो तो इसका मतलब आपने इतना पढ़ा होगा, उसने एक मोटिव सेट कर दिया, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि यहां तक तो आपको मिनिमम क्या करना है, पहुंचना है। बात समझ में आई, आगे देखिएगा, इसको भी सेम रेफरेंसिंग टेस्ट भी बोलते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, मास्टरी टेस्ट भी बोलते हैं, बट किसी समूह के सापेक्ष मतलब रिलेटिव स्थिति को बताने के लिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, ना कि कौन सा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। उसके अंदर क्राइटेरिया नहीं होता दोस्तों, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। डन, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और ध्यान रखो दोस्तों, जिस तरीके से मैं यहां आपको एक एक चीज बता रहा हूं, ऐसे एग्जाम में आपके पास होनी चाहिए। यदि ये चीजें हैं तो डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आइएगा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही है, और दोस्तों समझ आ रही है ना चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करनी है। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर ये रहा। बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, ये आपके पास सारे के सारे मेजरमेंट स्केल है। पहले सबसे पहले बात करते हैं हम इन सभी मेजरमेंट स्केलों के बारे में, क्या क्या होता है इनमें। तो आइएगा दोस्तों, पहले इनमें बात करता हूं। तो सबसे पहले आता है आपका पहले नंबर पे, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है इसके अंदर, तो आप कहोगे सर इसके अंदर तो स्केल, इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, तो इसके हम अंदर करते हैं हम क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करते हैं, जैसे मेल फीमेल, मेल फीमेल चाइल्ड, इस तरीके से कितने भी क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट दूसरी की बात करूं तो दूसरा क्या दे रखा है हमें, तो दूसरा आता है दोस्तों इसके अंदर ऑर्डर।
जब हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर के अंदर दोस्तों हम क्लासिफिकेशन तो करेंगे, क्लासिफिकेशन प्लस प्लस चीजों को हम क्या कर देंगे, इसमें ऑर्डर में लगा देंगे, दोनों चीज इसमें साथ में आएगी। क्लासिफिकेशन मतलब मेल फीमेल तो कर दिए, अब बड़े छोटे के अनुसार भी हमने क्या कर दिया, इनको ऑर्डर में लगा दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट तीसरी बात करूं तो तीसरा इसके अंदर दे रखा है क्या, आप कहोगे सर इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप कहोगे सर ये तो रहेगा जो भी है, प्लस इसमें हम क्या ले आएंगे, हम इंटरवल भी ले आएंगे। ये इंटरवल क्या होता है, तो जैसे 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, इस तरीके से जो आप इंटरवल बनाते हो दोस्तों उनकी बात है ये। 20 से 30, 20 से 30, इस तरीके से हम इंटरवल बनाते हैं। और लास्ट में यहाँ पे 0 होती है दोस्तों, लेकिन ये 0 क्या नहीं होती, काम की नहीं होती, काम नहीं आती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, 0 है वो आपकी क्या होती है, एब्सोल्यूट होती है। लेकिन जब हम बात चले इंटरवल, इंटरवल हो गया रेशो, तो दोस्तों जब हम रेशो स्केल की बात करें तो रेशो में क्या होगा, तो आप कहोगे सर कैटेगरी बनाएंगे हम, इसके बाद इसको ऑर्डर में भी लगाएंगे हम, इसके अलावा दोस्तों हम इसका इंटरवल भी लिखेंगे, और इंटरवल के बाद दोस्तों इसको हम किस में भी लिखेंगे, रेशो में भी। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, सारे के सारे स्केल्स हैं। आते हैं बात, चीजों को कम से ज्यादा या फिर नीचे से ऊपर क्रम में लगाएं। अब क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखो, आप हर चीज जानते हो, अब क्रम में लगाना है तो क्रम में लगाया जाए तो दोस्तों ये किस में लगते हैं क्रम में, क्या नॉमिनल में होता है, आप कहोगे नहीं सर ये तो ऑर्डर की बात कर रहा है, तो मतलब बी का आपका क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर एक, बी का एक कहां कहां नजर आ रहा है, तो आप कहोगे सर बी का एक तो हमें एक में ही नजर आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर भी आपका क्या हो गया, एक। बात समझ में आई, लेकिन फिर भी हम देखते हैं और देखते हैं पहला नॉमिनल। नॉमिनल में हमने क्या बात की, तो आप कहोगे सर इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं चीजों का, मतलब बांटते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर। देखिएगा जब मैं इसको पढ़ना शुरू करूं तो क्लासिफिकेशन करते हैं चीजों के बीच में स्टिक दूरी, दूरी किस में बनाते हैं हम, दूरी, मेन दूरी, तो आप कहोगे सर ये तो इंटरवल में बनती है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो मतलब डी का आपका क्या होना चाहिए, डी का 2 होना चाहिए। देखो वो भी फिट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, केवल श्रेणी को दर्शाता है, श्रेणी मतलब किसको, कैटेगरी को। कैटेगरी किस में बनाते हैं, तो आप कहोगे सर नॉमिनल में ही हम क्या बनाते हैं, कैटेगरी। तो बात आती है थर्ड पे जाएगा। अब बात करूं आपका रेशो, तो रेशो के अंदर क्या होता है, देखना दोस्तों, शोधकर्ता को अनुपात, अनुपात का मतलब भी क्या होता है, रेशो, आसानी से तय करने में मदद करता है, तो इसका मतलब रेशो का क्या आ जाएगा, ये तो आंसर आपका कौन सा है दोस्तों, पहला। उम्मीद करता हूं बात एक एक क्लियर हो रही है। डन है, बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें वही चीज लिख रखी है जो मैं आपको समझा चुका हूं, इसमें देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी ऊपर देख लो। नॉमिनल की बात करो तो किसकी बात करता है ये, कैटेगरी की, जैसे जेंडर में कर दिया, रिलीजन में कर दिया, मेल फीमेल में कर दिया, इस तरीके से। यदि मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डिनल की, तो इसमें हम ऑर्डर में लगाते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्लस इसमें ध्यान रखना आपको क्या भी आएगा, क्लासिफिकेशन भी करते हैं। जब मैं बात करूं इंटरवल की, तो इक्वल इंटरवल में होता है। जीरो कैसी होती है, नॉन ट्रू, ट्रू नहीं का मतलब क्या है, हम उसका यूज नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन भी आएगा, ऑर्डर भी आएगा, और इसके बाद इसमें दोस्तों क्या आएगा आपका, इक्वल इंटरवल भी आता है। धन्यवाद। इसके बाद आगे बढ़ूं तो इक्वल रेशियो की बात करूं, यहां 0 ट्रू होती है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन भी करेंगे, ऑर्डर भी करेंगे, इंटरवल भी बनाएंगे, और लास्ट में इसको क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे रेशो के अंदर। डन बात। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, इससे दोबारा भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो बन सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही है, चीजों को नोट करते जाइए, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका गलत हो जाए। ठीक है, बस मुझ पर विश्वास कीजिए और एक एक चीज को करते जाइएगा। करते हैं स्टार्ट। देखिए आपको कुछ दिया है और बड़े ध्यान से हम इनको देखेंगे और बहुत अच्छे से आपको देखना है। देखिए आपको दे रखी है लिस्ट वन में, रिलायबिलिटी की बात कर रहा है, वैलिडिटी की बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है, नॉर्म्स की बात कर रहा है, और यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों इनके नाम की क्या, एरर्स। एरर अलग अलग है। देखो कोई भी चीज वैलिड होती है तो हम उसको बोलते हैं ना कंटेंट के थ्रू वैलिड है। कैसा यार, इसका कंटेंट कैसा है, वैलिड है, इसकी बातें कैसी है, तो आपको सर वैलिड है। वैलिड क्यों है, क्योंकि उसका कंटेंट वैलिड है। दोस्तों वैलिडिटी हमेशा किससे रिलेट करेगी, तो आपको कहोगे सर ये रिलेट करेगी हमेशा किससे, कंटेंट से रिलेट करती है। वैलिडिटी कभी भी हम कोई भी बात करें, वैलिड है, बिल्कुल है सर, कैसे, तो आपको कहोगे सर इसकी बातें तो सारी वैलिड है, कारण क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसका कंटेंट क्या है, सही है। बात समझ में आई। तो बी का आपका 2 होना चाहिए दोस्तों, तो बी के 2 पे पहुंच जाओ।
बी का दो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये काट दो, तो मतलब अपने पास एक ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिलायबिलिटी की जब मैं बात करूं तो दोस्तों रिलायबल, कोई चीज रिलायबल है या नहीं है तो वो किस पे वैलिड करेगी? क्या वो आपकी इंटरप्रिटेटिव एरर पे आएगी, मतलब जो संबंधित चीजों पे आएगी? बोलेगे नहीं। इसके बाद क्या मैं व्यक्तिगत त्रुटियों का काम कर सकता हूँ? आप कहोगे ये भी नहीं हो सकता सर, तो ये किस पे आती है आपकी? तो आप कहोगे सर ये होती है क्या? वेरिएबल एरर। कौन सी? रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वेरिएबल एरर। तो मतलब आपका ए का होना चाहिए क्या? तो आप कहोगे सर ए का होना चाहिए मेरा 3, ए का 3, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर मिल गया मेरे को क्या? पहला। बात समझ में आई? जब मैं बात करूं वैलिडिटी की तो कंटेंट एरर देखते हैं हम, कंटेंट के बारे में बात करते हैं, और रिलायबिलिटी की बात करें तो किसकी बात करते हैं हम दोस्तों? वेरिएबल की। बात चलते हैं सी पे। सी की बात करूं तो ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी की बात करूं तो पर्सनल एरर पे डिपेंड करती हैं चीजें। ऑब्जेक्टिविटी क्या? ऑब्जेक्टिव आपका, तो कहोगे हमें तो ये चीज करनी है, तो पर्सनल पे जाती है। और नॉर्म्स की बात करूं तो दोस्तों किस पे आएगी? इंटरप्रेटिव एरर से संबंधित त्रुटि की बात करता है क्या? नॉर्म्स। तो आंसर दोस्तों आपका पहला। बात समझ में आई आपको अच्छे से? बिल्कुल। तो एक बार लाइक जरूर ठोक दीजिए साथ के साथ, और शेयर जरूर करना है दोस्तों। बढ़िएगा आगे। नेक्स्ट देखिए, वही चीज बता रखी है जो आपको बता चुका हूं, जरूरत नहीं है आपको, आगे बढ़िएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सैंपलिंग की। ये सैंपलिंग दे रखी है आपको, है ना, और ये सारी की सारी जो सैंपलिंग टाइप दे रखी है ना दोस्तों, ये सारे के सारे टाइप दे रखे हैं आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो इसने लिख भी रखा है। और इधर इनकी दे रखी है करेक्टरिस्टिक्स, आपको मैच कर रही है अच्छे से कौन कौन सी है। तो दोस्तों यदि मैं आपसे कहूं, क्या आप इसके अंदर लिख के दे सकते हो कि यदि हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता होगा? सोचिएगा और लिख के जरूर भेजिए, इनसे भी एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है सैंपलिंग से, ठीक है। आते हैं स्नोबॉल। स्नोबॉल की जब हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है स्नोबॉल के अंदर? तो जैसे हम देखते हैं ना, कोई स्मैकर का ग्रुप है ना, ड्रग्स लेता है कोई, तो उनको जब पकड़ते हैं तो पुलिस वाले कैसे पकड़ते हैं? कैसे पकड़ेंगे? तो आप कहोगे सर पुलिस वाले पहले उस बंदे को उठाओगे जिसको वो जानता है। बात सही है। अब ये क्या करेगा? दो के नाम बताएगा। आगे गए, आगे जाके फिर ये दो के नाम बताएगा, इस तरीके से, और इस तरीके से चीजें आगे आगे की बढ़ती रहेगी, और पूरा का पूरा इसका गिरोह है वो पकड़ा जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्नो बॉल का मतलब क्या होता है? ये एक चैन सिस्टम में काम करता है दोस्तों, और इस तरीके से हम चीजों को क्या करते हैं, हम डाटा इकट्ठा करते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि कौन कौन है वो स्मैक ले रहा है, मेरे को इसका डाटा चाहिए, कौन कौन स्मैक ले रहा है, तो क्या करूं मैं? जो लेता है मैं उसके पास जाऊंगा, उससे पूछूंगा, वो भाई साहब दो के नाम और बता देगा कि मेरे साथ तो ये भी लेते हैं। और जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो वो आगे और भी बता देगा कि सर ये भी थे, है ना। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन इस तरीके से मिल रही है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्नो बॉल सैंपलिंग। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करूं, पर्पजिव, किसी पर्पज को लेके की जाती है। जैसे मैंने क्रिकेट की एक टीम बनानी है, दूसरे की बात कर रहा हूं, देखो सुनते जाना बात। मेरे को क्रिकेट की एक टीम बनानी है दोस्तों, ठीक है। अब क्रिकेट की टीम के लिए मेरा पर्पज है कि मेरे को अच्छा एक बॉलर भी चाहिए, एक मेरे को अच्छा एक कीपर भी चाहिए, और एक अच्छे बेस्ट बैट्समैन भी चाहिए। तो मैंने क्या बना लिया? क्राइटेरिया बना लिया, और उस पे एक क्या कर लिया? पर्पज है कि मेरे को इस पर्पज के लिए क्या चाहिए, मेरे को इस पर्पज के लिए टीम बनानी है, और ये चीजें मेरे को उनमें देखनी है। तो दोस्तों यहां पे जब हम सैंपलिंग करते हैं ना, तो ये सैंपलिंग कहलाती है आपकी क्या? पर्पजिव, जिसके अंदर पर्पज होता है आपका। और ये सारी की सारी नॉन क्या होती है? नॉन प्रोबेबिलिटी। ये नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है वैसे? नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है जिसको जान पहचान के धक्के से पकड़ते हैं, भाई तू आ जा, है ना। अपने आप नहीं होता, हम बुलाते हैं, भाई साहब तू आ जा, तेरे से बात करनी है ना। पर्पसिव का मतलब भी क्या है? जैसे हम कोई टीम बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम हमारा कोई नोन आ जाता है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कोटा सैंपलिंग। कोटा का मतलब क्या है? कि इसके अंदर एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इतने सैंपल है यहाँ से, इतने यहाँ से, इतने यहाँ से, और इतने यहाँ से। मैं आपको कहूं हिसार को 3 हिस्सों में बांट के आपको सैंपलिंग लेनी है, तो मैं उन उन लोगों की सैंपलिंग लूंगा जो मैं जानता हूं, उनके पास जाऊंगा। तो बस ये वही बात है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसके बाद आती है दोस्तों कन्वीनियंस। ये भी ऐसे ही है, मैं कहीं गया हूं जाके ले लेता हूं, भाई साहब प्लीज थोड़ा सा ये बताओगे, हाँ ठीक है लो कर लो, तो वो चीज होती है। आइएगा अब इसको करते हैं। देखिए खास उपयोगिता के आधार पर चुने गए, खास उपयोगिता, जैसे मैंने अभी क्रिकेट की टीम की बात की दोस्तों, क्रिकेट की टीम की जब मैं बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर जब बात करें तो कैसी होती है? कोई खास पर्पज होता है या नहीं? तो आप कहोगे सर खास पर्पज तो होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब हम बात करें तो खास पर्पज की हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये किसका होना चाहिए? तो आप कहोगे सर इसका था ये तो,
बात समझ में आ रही है? किसका? इसका। क्रिकेट टीम बनानी थी, एक पर्पज के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या है दोस्तों, एक खास उपयोगिता के आधार पर हम सैंपलिंग कर रहे हैं, मतलब बी का आपका एक होना चाहिए, बात सीधी सी यही है। तो बी का एक में ही है दोस्तों, आंसर मिल गया आपका। फिर भी हम बात करते हैं, देखिए स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के बराबर मतलब क्या है? इक्विवेलेंट टू स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होता है? एक स्ट्रेटा होता है जो अपने अलग अलग ग्रुप बनाता है। अब ग्रुप दोस्तों इनमें से किस में बनेंगे? आप बड़े ध्यान से देखिएगा और बताइएगा ग्रुप में किस में बनाता हूं, तो आप कहोगे सर कोटा सैंपलिंग के अंदर ग्रुप बनते हैं क्या? इधर से इतने कर दिया, इधर से इतना कर लिया, इधर से इतना, इधर से इतना, तो ये किस में जाएगा? कोटा में। तो सी का आपका 2 होना चाहिए, तो सी का 2 भी आपको यहां नजर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ता हूं, उत्तरदाता के तौर पर सबसे करीब लोगों से चुनना। जब सबसे करीब लोगों के पास आप जा रहे हो ना दोस्तों, तो मैंने वही बात बताई कि इनको ही हम क्या बोलते हैं? कन्वीनियंस प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। एक बचता है दोस्तों जो किसकी बात करता है? स्नोबॉल की। तो आइएगा क्या कह रहा है ये, शुरुआती उत्तरदाताओं की मदद से दूसरे उत्तरदाता, मतलब जो भी स्टार्टिंग के कोई भी मेंबर्स हैं उनसे मेरे को दूसरे जब पकड़ने में मदद मिल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? स्नोबॉल सैंपलिंग। तो इसका जाएगा 4। बात समझ में आई दोस्तों बहुत अच्छे से? आपको कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ नहीं है? लाइक करते जाइएगा और आगे बढ़ते रहिए। देखो एक एक चीज एक्सप्लेन करता जा रहा हूं मैं, और इतना करने के कारण सिर्फ एक ही है दोस्तों, क्या? क्योंकि ये यूनिट है, देखो सबको लगती है कि यार पता नहीं कैसी है, लेकिन बहुत अच्छे से करेंगे, है ना? बस साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये सारी बातें आपको समझा रखी है जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको देखना है। क्या ये कह रहा है? इन क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं दोस्तों ये, द प्रिंसिपल ओरिएंटेड ऑफ द रोल ऑफ थ्योरी इज रिलेटेड टू रिसर्च। किस टाइप की रिसर्च से रिलेट करती है? अब दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, अभी पीछे बता के आया हूं, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती यहाँ, कोई निर्माण भी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर थ्योरीज है वो बनी होती हैं। डिडक्टिव अप्रोच क्या होती है? देखो बात कर लेते हैं। डीजीपी मतलब जो क्या जाती है, आप कहोगे जर्नल्स टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर जाती है दोस्तों। यदि मैं इंडक्टिव की बात करूं, तो इंडक्टिव में आप बताओगे सर, इंडक्टिव की जब बात करूं ना, ये तो डिडक्टिव है, और इंडक्टिव की बात करूं तो आप कहोगे सर पर्टिकुलर टू, ये जाएगी जर्नल। मतलब जब हम कोई भी प्रिंसिपल बनाते हैं ना दोस्तों, तब तो हम किसका यूज करते हैं? इंडक्टिव का। और जब कोई भी थ्योरी बनी हुई है उसको हम चेक करते हैं, तो ये क्या करते हैं? हम डिडक्टिव। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, इंडक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों? कोई थ्योरी है वो बनाने का काम करते हैं, बनाने का, और यहां क्या करते हैं? उसको वेरीफाई करने का, वेरीफाई करने का हम उसको काम करते हैं, क्योंकि थ्योरी पहले से बनी हुई है। ठीक है, जैसे मैं कहीं घूमने जाता हूँ, ठीक है, कहीं घूमने गया, मैं शिमला जाता हूँ, और मैं 2-3 लोगों से मिला, और 2-3 लोगों से मिला, तो उन्होंने, मैंने पूछा यार मॉल रोड जाना है, कहाँ है रास्ता? तो उन्होंने मेरे को अपोजिट साइड कर दिया कि यहाँ से जाएगा सर। तो अब मेरे बात दिमाग में ये आई कि मैं गया तो मेरे को मॉल रोड मिला नहीं। अब मेरे दिमाग में क्या हुआ कि यहाँ के सारे लोग कैसे हैं? खतरनाक, है ना? तो बस बात वही है, वो क्या मैंने बना ली एक मेरे मन में थ्योरी, वो थ्योरी बनी दोस्तों। तो इसका मतलब वो कौन सी अप्रोच आ गई? इंडक्टिव। मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिए और उसके बाद मैंने क्या किया? एक थ्योरी बना दी। बट यहाँ पे क्या होता है? थ्योरी पहले से बनी होती है, जैसे न्यूटन का लॉ है दोस्तों, बना हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या करते हैं हम? चेक, ले भाई इसको ही फेंक दो, इसको ही फेंक दो, इसको ही फेंक दो, है ना? वो फेंकने से हमें पता लग रहा है क्या? कि उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, और हम उसको क्या काम करने का काम कर रहे हैं? ओनली वेरीफाई। धन्यवाद। और चीज और देखा, बात कर लेते हैं इसमें। इसमें हम हमेशा जाते हैं कहां से? तो आप कहोगे सर इसमें हम पहले करते हैं एनालिसिस, एनालिसिस, और फिर क्या कर जाते हैं हम? सिंथेसिस। ये क्या होता है दोस्तों? पहले चीजों को हम तोड़ तोड़ के समझते हैं, फिर उसको पूरी को जोड़ के, लेकिन इसके अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, क्या कहोगे? सिंथेसिस टू एनालिसिस। तो ये जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये चीजें सारी की सारी आपको ध्यान रखनी है। और इन दोनों की जब मैं बात करूं, इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव की, तो डिडक्टिव अप्रोच आपकी कहां यूज होती है? तो आप कहोगे सर जब डाटा कैसा हो? क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव डाटा होगा। जब मात्रात्मक डाटा होगा ना, तब हम डिडक्टिव यूज करेंगे। और जब हमारे पास क्वालिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव, तब हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? तो आप कहोगे तब हम यूज करेंगे इंडक्टिव अप्रोच। अब ध्यान से देखना यहाँ कैसा डाटा है, तो ये कह रहा है जो डाटा है वो कैसा है? क्वांटिटेटिव डाटा है। क्वांटिटेटिव डाटा है तो दोस्तों आंख बंद करके टिक मार सकते हो आप, क्या यहाँ पे डिडक्टिव अप्रोच का यूज किया जाएगा। बात समझ में आई? लो जी, ये आपके सामने रही बात। ये सारी बातें वही हैं जो मैं आपको समझा चुका हूं, इसमें ज्यादा आपको नहीं सोचना। बट इसमें हम एक चीज पढ़ेंगे जरूर, जब हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होती है? आप कहोगे सर थ्योरी होती है।
थ्योरी से हम क्या बनाते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस के बाद हम दोस्तों इसमें क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और लास्ट में उसको क्या कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं और यहाँ पे हम वेरीफाई करने का ही काम करते हैं। ठीक है, जब मैं इंडक्टिव में जाऊं तो इंडक्टिव में इसके अपोजिट हो जाता है दोस्तों, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी में ऑब्जेक्टिविज्म देख लेते हैं, ये क्या है, यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसको हम ओंटोलॉजी कहते हैं। ओंटोलॉजी क्या होता है दोस्तों, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो ये एक क्या है, तो आप कहोगे एक फिलोसफी है, फिलोसफी जो किसकी बात करता है, एग्जिस्टेंस की बात करता है, लिबर्टी देने की बात करता है, तो उसकी बात करता है। तो यहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो दोस्तों ये भी शोध की रणनीति नहीं है, काट दो इसको भी। ठीक है, जब मैं आगे बढ़ूं तो आपको होगे, यदि निर्माणात्मक की बात करें तो यहां कुछ ना कुछ निर्माण करने की बात आएगी, बट डिडक्टिव में तो पहले ही निर्माण हो चुका है, वो भी हमें नहीं करना। फिर भी देख लेते हैं, यह भी एक क्या है, दार्शनिक दृष्टिकोण है, ये फिलोसफिकल आइडियोलॉजी है, ये भी एक जो सामाजिक एवं वास्तविकता को मानव निर्मित मानता है। तो ये अलग फिलोसफी है, अलग चीज है, तो वो इससे कोई कनेक्ट ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब आंसर ये भी नहीं, तो आंसर इसमें क्या बन रहा है आपका, डिडक्टिव। देखो एक एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है, बस चीजों को शिद्दत से देखते जाइए, एग्जाम में पक्का ठीक करके आओ एक एक क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत अच्छे से देखिएगा, चीजों को करने की कोशिश कीजिए, मैं कह रहा हूं आपका क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। आइएगा बात करते हैं, किसी अध्ययन के परिणामों को विशिष्ट अनुसंधान संदर्भ से परे सामान्यकृत किया जाता है। सामान्यकृत की जब बात करूं ना दोस्तों, एक चीज गांठ बांध लो, क्या क्या बात करनी है, जर्नलाइजेशन कभी भी आए ना, जर्नलाइजेशन और वैलिडिटी की कहीं भी बात आ रही है, जर्नलाइजेशन को लेके वैलिडिटी की, वो दोस्तों हमेशा किससे कनेक्ट करनी है आपको, वो एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करनी है। क्यों, क्योंकि जब हम घर में कोई रूल बना रहे हैं और वो रूल बाहर भी अप्लाई हो जाता है, तो बाहर अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो जर्नलाइजेशन कर रहे हो आप उस चीज का। तो बात यही है, जब भी जर्नलाइजेशन हो तो किससे रिलेट करेगा, तो आप कहोगे सर ये रिलेट करेगा हमारा किससे, आप कहोगे एक्सटर्नल वैलिडिटी से। यदि इंटरनल की बात करूं तो इंटरनल के अंदर है क्या कहीं, बिल्कुल है। इंटरनल की बात करूं तो यहां पे बात की जाती है दोस्तों कॉज एंड इफेक्ट की, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर बहुत बार पूछा है और इस बार तो इतने क्वेश्चन पूछे हैं हर पेपर के अंदर। तो बात करूं एक्सटर्नल की तो किसकी बात करेंगे हम, जर्नलाइजेशन की, और जब इंटरनल की बात करूं तो किसकी बात करोगे, तो आप कहोगे सर कोज एंड इफेक्ट की हम बात करेंगे। और जब रिलायबिलिटी की बात करें तो यहां पे बात आती है दोस्तों कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी की ये बात करता है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं दोस्तों किसकी, रेप्लिकेबिलिटी की, तो मतलब इसका मतलब वो क्या कर रहा है, बार बार में उस चीज को रिपीट करने की बात कर रहा है, रिपीट आएगा यहाँ पे, रिपीट करने की ये बात कहेगा दोस्तों। बात समझ में आई, तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यदि एक्सटर्नल की तो जनरलाइजेशन, इंटरनल की तो कॉज एंड इफेक्ट, रिलायबिलिटी की बात करें तो कंसिस्टेंसी की बात आती है, और जब हम बात करें रेप्लिकेबिलिटी तो हम उसकी बात करेंगे किसकी, हम बाद में उसको क्या करेंगे, रिपीट। डन, आगे बढ़िएगा, इसमें सारी चीजें वही बहुत अच्छे से आपको खोल के दे रखी है कि रिलायबिलिटी किससे, कंसिस्टेंटी से, जो स्थिरता है उसकी बात करता है। रेप्लिकेबिलिटी किसकी बात करता है, रिपीट स्टडी की बात करता है। इंटरनल की बात करूं तो कॉज एंड इफेक्ट की बात आती है दोस्तों, और जब एक्सटर्नल की बात करूं तो जनरलाइजेशन की बात करता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे और देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इस पे ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड आपको आने चाहिए। देखो यहां पे क्या दे रखा है आपको, ये बात कर रहा है किसकी, ये कह रहा है ओपन एंडेड। आप जब भी सर्वे कर रहे हो, कोई भी रिसर्च कर रहे हो, और ओपन एंडेड प्रश्नों का आपको प्रॉफिट बताना है, क्या प्रॉफिट है। चलो जी हम बात करते हैं, तो मैं यहां पे बात कर लेता हूं क्वेश्चंस की, बस ध्यान इधर हो, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा। आइएगा, तो दो टाइप के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, आप कहोगे सर एक तो होता है ओपन एंडेड, है ना, और एक कहोगे सर एक होता है हमारे पास क्या, क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड। ठीक है दोस्तों, तो दो तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। जब मैं ओपन एंडेड की बात करूं तो ओपन एंडेड के अंदर आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो आप कहोगे सर ये होते हैं सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्या, ओपन एंडेड। जब मैं बात करूं क्लोज एंडेड की तो आप कहोगे सर ये होते हैं कैसे, हमारे ऑब्जेक्टिव। अब दोस्तों एक चीज इनको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस देखने हैं, लेकिन आपको फिर भी मैं कहता हूं ये चीजें आपके दिमाग में हो, जब हम पूछे कि ये बताओ कि लाल किला किसने बनवाया, तो आप बता दो कि फटदेसी, है ना, इसने बनवाया। मैं कहूं भारत आजाद कब हुआ, आपको 1947, तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे आपके, आपको ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बात,
अब मैं कहूँ आपने आपका बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉलेज टाइम पे, तो आप कहोगे सर कमाल है, अब तो एक वर्ड में नहीं, अब तो अलग लगाएंगे सबके आंसर। क्या उसको मॉडिफाई करना आसान है? आप कहोगे नहीं सर। क्या उसको है? बिल्कुल है, काट के कर देंगे, आंसर ही टिक लगाना है दूसरा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बट इनको जब हम क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन की फॉर्म में अप्लाई करते हैं, देखो कैसे कैसे बनते हैं। आइएगा पहला, और बात करते हैं, सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, इट इज इजी टू प्रोसेस आंसर। कौन सा? ओपन एंडेड। क्या ये इजी है प्रोसेस करने में आंसर? सोचिए, आपसे पूछ रहा है ओपन एंडेड की कुछ प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्या ये लिखना है वो प्रोसेस बहुत इजी है क्या दोस्तों? बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको सर इजी तो नहीं है, इसको लिखना तो बहुत टाइम लगता है ना? तो नहीं है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं हम, उत्तरदाता अपने शब्दों में उत्तर दे सकता है। आपको ये बात तो डन है सर, जब भी हम ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए, मास्टर्स के दिए या बीएड के दिए, जहां भी हम एग्जाम दिए लिखने के, तो हमने तो खूब बड़ा बना के लिखे हैं। तो इसका मतलब ये तो ओपन एंडेड के अंदर बात बिल्कुल सही है, ये प्रॉफिट है और हम लिख सकते हैं। बात पहली मतलब बी सही है दोस्तों, ए गलत है, तो आंसर आपको साफ साफ मेरे हिसाब से दिख ही जाएगा। लेकिन आपके पास अभी भी दो ऑप्शन बचे हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ये उत्तरों की तुलनीयता मतलब उनमें कंपैरिजन को बढ़ाता है? तो नहीं दोस्तों, नहीं। ओपन एंडेड तुलना नहीं करवाता दोस्तों, वहां के अंदर तुलना नहीं होती। बस ये होता है मेरा तो इतना हो गया भाई, है ना? लेकिन जब मैं बात करूं आपके कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, गवर्नमेंट एग्जाम, तो वहां कंपैरिजन करते हैं, है ना? कैसे कि यार मैं तो पढ़ा था, मेरे तो इतने और तेरे इतने आगे, है ना? तो वो बात किसकी कर रहा है? तो आप कहोगे सर वो कंपैरिजन की बात कर रहा है, और कंपैरिजन की बात कर रहा है तो दोस्तों किस क्वेश्चंस पे है वो? तो आप कहोगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन के ऊपर है। तो इसका मतलब दोस्तों ये बात जो कह रहा है, ये थर्ड वाली, ये बात ये कह रहा है उत्तर के तुलनात्मकता को बढ़ाता है? बिल्कुल नहीं बढ़ाता। क्यों? किसकी बात कर रहे हैं हम? ओपन एंडेड की। ये बढ़ेगा किसमें? तो आप कहोगे सर जब ये क्वेश्चन क्लोज एंडेड होगा। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला देखते हैं, डी वाला में क्या कह रहा है, ये नए क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की भी खोज के लिए उपयोगी होता है जिसमें शोधकर्ता का ज्ञान है वो सीमित होता है। बिल्कुल होता है दोस्तों, जहां का आपका ज्ञान सीमित है ना, वो भी छोड़ो। एक और बात बताता हूं इसमें, यही सेम बात बता रहा हूं। देखो क्या है कि मेरे एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आया दोस्तों, और मेरे को नहीं आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, उस क्वेश्चन का बना बनू के उसको लिखाऊंगा, है ना? तो ये लास्ट वाली बात यही बता रही है कि क्या, कि ये नए क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की भी खोज के लिए उपयोगी होता है जिसमें शोधकर्ता का ज्ञान है वो सीमित होता है। आपका ज्ञान सीमित है उस क्वेश्चन को लेके, लेकिन फिर भी हम उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों। तो बस आपकी आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आंसर हमारा बनेगा बी एंड डी। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये पिक्चर आपके दिमाग में हो। बढ़ते हैं हम आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें वही बात दे रखी है, देखिएगा, फिर भी हम देख लेते हैं। इजी टू प्रोसेस आंसर की बात करूं तो ये आसान होता है, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आसान नहीं है, लिखना पड़ता है। देखो इसमें विविध उत्तर होते हैं, अलग अलग आंसर होते हैं, इसलिए इनका विश्लेषण और प्रोसेसिंग है वो कठिन होती है, अलग अलग चीजों को सोचना होता है। तो इसका मतलब ये तो हमारे लिए मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, अगले की बात करता है, उत्तरदाता अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, आप किसी भी तरीके से लिखो, कोई पाबंदी आपके पास नहीं होती। आगे बढ़ते हैं हम, उत्तर की तुलना बिल्कुल नहीं करता। ये हमें ज्यादातर किस में मिलने को मिलता है? तो आपको सर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम, ये नए क्षेत्रों को सीमित ज्ञान के विषयों की खोज उपयोग होता है। बात ये भी सही है, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन में विचार गहन जानकारी प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। आप चीजों के बारे में और भी सोच सकते हो। अब मैं कहूं भारत आजाद कब हुआ? आप कहोगे सर 1947। क्या सोचा? कुछ नहीं। अब मैं कहूं किस तरीके से आजाद हुआ, तो अब दोस्तों आप उसके बारे में एक्सप्लेन चीजों को देखोगे कि यार इस तरीके से हुआ, ये कठिनाइयां आई थी, ये चीज हुई थी, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहां से उधर गए थे, इतनी मारकाट हुई। मतलब बंदे का दिमाग है वो अलग अलग चीजों पे सेट हो जाएगा उस टाइम। बात समझ में आई? तो इसका मतलब दोस्तों ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। डन है बात? बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़े तरीके से आपको ये क्वेश्चन देख के और बताना है क्वेश्चन सही है या नहीं। सोचिएगा इस चीज को। अब इसका आंसर आपको लगाना है, और बहुत अच्छे से ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और ये आपको बताना है, क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है? क्रॉस सेक्शनल में पढ़ा चुका हूं, लॉन्गिट्यूड में आपको पढ़ा चुका हूं, एक्सपेरिमेंट में आपको पढ़ा चुका हूं, कंपैरेटिव की बात अभी कर लेते हैं। देखो पहले मैं इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेता हूं, क्वेश्चन हम फिर पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल। क्या होता है? एक टाइम के अंदर क्या होता है, एक ही समय में, एक ही टाइम के अंदर, एक टाइम के अंदर जब हम चीजों का अलग अलग हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं, मैंने एक ही बार में अलग अलग जगह टेस्ट करा लिया, एक ही टाइम में, एक ही टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों? क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल मतलब इधर भी उधर भी इधर भी, है ना? देखो ये बंदा है कोई एक भाई साहब, ये चुनीलाल जो भी है, इसने इधर भी टेस्ट करा लिया, इधर भी करा लिया, इधर भी करा लिया, इधर भी करा लिया, बोला देखता हूँ सबकी रिपोर्ट में क्या आता
है ना, मैं ठीक भी हूं या नहीं। तो दोस्तों इन सभी की रिपोर्ट में देखो एक टाइम पे करा रहा है तो ये क्रॉस हो रही है, देखो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। डन बात। अगली बात, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, एक लंबे समय तक, एक लंबे समय तक। लंबे समय तक का मतलब क्या है, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए हम करते हैं। और दोस्तों किसी एक सैंपल पे, एक सैंपल पे, एक सैंपल के लिए हम बार बार उसी पे काम करे जा रहे हैं, बार बार उसी पे उसी पे उसी पे, तो दोस्तों एक ही पे कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। बात समझ में आई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब तो हम तुलना करते हैं यहाँ, तुलना, वो भी अलग वो भी अलग, वो अलग चीजें, वो नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंट में हम बात करें तो ये मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में होता है दोस्तों। और यहाँ पे एनवायरमेंट कैसा होता है, एनवायरमेंट दोस्तों आपके दिमाग में होना चाहिए कैसा होगा, तो आपको सर ये होता है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। आइएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सारी बात मैंने एक्सप्लेन कर दी है, पढ़िएगा। क्या कह रहा है, विभिन्न समय अवधियों में संबंधित दस्तावेजों के गुणात्मक, गुण 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 की बात कर रहा है, कैसा, क्वालिटेटिव। आगे बढ़ते हैं, विषय वस्तु विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से किस शोध में रिसर्च डिजाइन से है, तो किस में है दोस्तों। यदि मैं शोध की बात करूं तो बड़े ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा किसके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। दीर्घकालिक, दीर्घकालिक ये भी छोड़िएगा, इसके अंदर आपको पक्का मिलेगा, देखिए रिलेटेड टू डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड, डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड, बहुत डिफरेंट डिफरेंट। दोस्तों क्रॉस सेक्शनल किस में होता है, आपको सेम में होता है, मतलब ये तो नहीं आएगा। ठीक है जी, दूसरे पे आते हैं हम, ये तो नहीं है। दूसरे पे डिफरेंट डिफरेंट इसी में होता है, और तो होता ही नहीं, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा, टू। बात समझ में आई, पक्का। आगे बढ़ता हूं और देखिएगा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च की बात करूं तो दीर्घकालिक शोध की अभिकल्प है, मतलब लंबे टाइम तक चलता रहता है ये, और समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है, जब विभिन्न समय अवधियों के दस्तावेजों को विश्लेषण करके परिवर्तनों और प्रवृत्तियों को समझा जाता है, और यही क्या कहलाता है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडिनल शोध कहलाता है आपका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आती है क्रॉस सेक्शनल। तो देखो एक ही टाइम के अंदर, सिंगल टाइम के अंदर हम अलग अलग जगह टेस्ट करा रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए करा रहे हो उसको लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। कंपैरेटिव की बात करूं तो विभिन्न समूह या परिस्थितियों में तुलना करते हैं हम अलग अलग दोस्तों। और जब मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूं, इनमें वेरिएबल्स होते हैं दोस्तों, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तो इन सब की इसके अंदर बात की जाती है। और इसमें क्या करता है दोस्तों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मैनिपुलेट करता है, और डिपेंडेंट के ऊपर क्या चेक करता है दोस्तों, तो डिपेंडेंट के ऊपर चेक करता है वो क्या, इफेक्ट। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको बड़े आराम से और तरीके से आपको देखना है, और क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसके बारे में आपने मेरे हिसाब से हो सकता है पढ़ा हो ना, मेरे को लग रहा है बहुत कम चांस है कि आपने इसके बारे में पढ़ा हो। ये होता क्या है तो देखिएगा, बात करते हैं। बॉक्स प्लॉट किस प्रकार की जानकारियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी है। बोट प्लॉट्स क्या है दोस्तों, पहले तो इसकी ये बात कर लेते हैं। ये है स्टैटिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंट करता है चीजों को, डाटा है उसको चित्रात्मक रूप में दिखाता है। क्या क्या हो सकता है फिर इसके अंदर, तो ये बातें हमें ध्यान से सोचनी है और देखनी है कि इनमें से क्या क्या वो चीज ये करता है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो इसमें अपवाद मान होता है, आउटलाइनर्स होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर मीडियंस भी आपको देखने को मिलेगा, माध्यिका होती है उस बॉक्स के बीच में जो आपको इनको डिवाइड करती हुई नजर आएगी। ये सहसंबंध नहीं बताती ये, और ना ही क्या करती है, ऑटो कवरेंस के बारे में बताती है। तो आपका आंसर इसमें वैसे तो बनेगा ए एंड सी। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देखिएगा है क्या ये जो बॉक्स प्लॉट है ये क्या है, सांख्यिकी संख्या के रूप में है, चित्रात्मक मतलब भावनाओं के रूप में मतलब दिखा रहा है, और प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको कहूंगा क्या, स्टैटिस्टिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये करता है ये, जो किसी डाटा के वितरण डिस्ट्रीब्यूशन को, उसके प्रसार को दिखाता है, उसकी मीडियन को दिखाता है, और दोस्तों ये क्या करता है, उनके आउटलर्स को दिखाने का काम करता है। ठीक है बात दोस्तों। तो ये सारे के सारे पॉइंट जिससे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। इसके मेन पार्ट क्या होते हैं, तो सबसे पहले होता है मिनिमम वैल्यू इसमें दिखती है। इसके अलावा फर्स्ट क्वाड्रेंट Q1 के नाम से होता है, इसमें हम मीडियंस भी देखते हैं, इसमें हम थर्ड क्वाड्रेंट भी देखते हैं, और मैक्सिमम वैल्यूज भी हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारे समझ में आई, आगे कभी भी आएगा बॉक्स प्लॉट तो क्या होता है दोस्तों, ये स्टैटिस्टिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, मीडियंस की बात करते हैं, इसके अलावा इसके अंदर हम आउटलर्स की बात करते हैं, इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और इसके अंदर हम चीजों का विस्तार प्रचार करने की हम बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिएगा दोस्तों, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी मैं बात बहुत अच्छे से कर चुका हूँ, क्या इंटरनल होती है, क्या एक्सटर्नल होती है। बस चीजों को बड़े ध्यान से आप देखते रहिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्सटर्नल वैलिडिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, तो देखो दोस्तों, ये हमने बात की थी, ये किस पे डिपेंड करती है एक्सटर्नल, तो आप कहोगे जर्नलाइजेशन पे करती है सर। यदि मैं बात करूं इंटरनल वैलिडिटी, तो आप कहोगे सर ये कोज एंड इफेक्ट की बात करती है। ठीक है जी, बात ये भी। यदि मैं रिलायबिलिटी की बात करूं, तो यहाँ पे डाटा कंटेंट की बात होती है ना, वो बात हम कर चुके हैं। और इकोलॉजिकल जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र या अपने इन्वायरमेंट से रिलेट होती है। आइएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ये कह रहा है सुझाव दें, आप मेरे को थोड़ा सा सुझाव दें, क्या कि एक्स और वाई, एक्स वाई का कारण है, मतलब एक्स वाई का कारण है, वाई का कारण मतलब वाई में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसका कारण कौन है, एक्स। आगे बढ़ते हैं, तो क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं क्या कि वाई होने वाले परिवर्तन, जो वाई में चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए वास्तव में एक्स उत्तरदायी है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, उसमें बिल्कुल उत्तरदायी है। तो दोस्तों आप बड़े ध्यान से इस चीज को देखो, तो देखो कारण है, कारण ये बता रहे हैं कारण, तो ये क्या है दोस्तों, आप कहोगे सर ये कोज है और ये इफेक्ट है, और ये इफेक्ट किसके कारण आ रहा है, तो कोज के कारण आ रहा है। तो दोस्तों हमें साफ साफ बात पता लग रही है, किसकी बात कर रहा है, इंटरनल वैलिडिटी की। बात समझ में आई, पक्का। आगे बढ़ता हूं और देखिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वही चीज है दोस्तों, इंटरनल वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, बात सही है, क्योंकि इसमें हम क्या चेक करते हैं, तो आप कहोगे सर इसमें हम चेक करते हैं कोज एंड इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, आइएगा, एक्स और वाई के परिवर्तन के वास्तविक कारण क्या है, एक्स ही है, क्योंकि वही कारण है। एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करूं दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, ये जर्नलाइजेशन की बात करता है। रिलायबिलिटी की बात करूं, विश्वसनीयता की बात करूं, तो इसमें स्थिरता होती है, और कंसिस्टेंसी हमें नजर आती है। कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता होगी चीजों में, वैलिडिटी तभी मिलेगी, रिलायबिलिटी। इकोलॉजिकल वैलिडिटी, इसकी बात करूं दोस्तों, तो क्या होता है, वास्तविक जीवन में परिस्थितियों में निष्कर्ष का प्रयोज्यता से संबंधित, मतलब जो आपके नेचुरल लाइफ है, इन्वायरमेंट से रिलेट करती है, उसकी बात कर रहे हैं। इंटरनल वैलिडिटी की बात करूं दोस्तों, किसकी, कोज एंड इफेक्ट की, और यही बात आपसे यहाँ पूछी गई है, और इसीलिए इसका आंसर क्या है दोस्तों, इंटरनल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और चीजों को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से हमें करनी है और लगानी है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करेंगे इस चीज को, और बड़े ध्यान से आपको देखना है कि कैसे हम इसको स्टार्ट करें। क्या कह रहा है ये, डिडक्टिव आपकी कोई अप्रोच है, उसके अंदर आपको ये सीरीज लगानी है। देखो ये सीरीज में पहले बता चुका हूं आपको। तो देखो डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, डीजीपी, डीजीपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जर्नल टू पर्टिकुलर। ये बात आप कहोगे कि ये पर्टिकुलर की बात कर रहा है, मतलब यहां पे कोई ना कोई थ्योरी होगी, थ्योरी से कहानी शुरू होगी, थ्योरी से। ये बात तो हमारी पक्की है सर, पहले तो थ्योरी आएगी, तो थ्योरी कहाँ नजर आ रही है, आप कहोगे ये राशि थ्योरी से शुरू होती है, डन है बात। सी कहाँ है, आप कहोगे सर इन दोनों में सी है, लेकिन यहां तो नहीं है। ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ बी सब में है, बिल्कुल है, तो बी है क्या, वैसे देखो, आप कहोगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मतलब ये तो सबसे लास्ट में आएगा, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है इसके बारे में, तो बी तो गया है ना। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, ई और ए। ई में क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे सर ई में तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, और ए में क्या है दोस्तों, तो डाटा कलेक्शन। तो आप एक बात सोच के बताइए, डाटा कलेक्शन पहले ही कर लेंगे हम, आप कहोगे नहीं सर, पहले तो हम क्या करेंगे, कि हाइपोथेसिस बनाएंगे, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर आएगा डाटा कलेक्ट, तो पहले तो नहीं आएगा। तो मतलब पहले सी आएगा, और दूसरा क्या आएगा दोस्तों, दूसरे नंबर पे आएगा आपका हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन आएगा, तो इसका मतलब दोस्तों पहले आना चाहिए आपका सी, और उसके बाद आना चाहिए ई। तो आंसर आपका दोस्तों क्या बन रहा है, टू। लेकिन फिर भी हम इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आएगा, हम डाटा कलेक्ट करेंगे, और डाटा कलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, निष्कर्ष पे जाएंगे, और निष्कर्ष करने के बाद जो हमने परिकल्पना बनाई है उसके बारे में हम परीक्षण करेंगे, वो सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, यही चीज इसमें दे रखी है, आपको सोचने की ज्यादा जरूरत है नहीं। डिडक्टिव की बात करें तो पहले थ्योरी होगी, हाइपोथेसिस बनाएंगे, डाटा लेंगे, फाइंडिंग करेंगे, और लास्ट में उसका क्या कर देंगे, टेस्ट। और यदि इंडक्टिव की बात करें तो पहले डाटा, फिर फाइंडिंग, और लास्ट में क्या बनाते हैं हम, थ्योरी। थ्योरी बनाने का काम करते हैं हम किसमें, इंडक्टिव में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और बड़े ध्यान से दोस्तों कीजिएगा, और देखो ये सारे क्वेश्चन आपके कौन से हैं, ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर, और बड़े ध्यान से चीजों को सोच समझ के आप करते जाइएगा। आंसर क्या है, सोच समझ के बताइएगा। आइए बात करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट किस में होगा, बात ही खत्म होगी सारी की सारी। मेजरमेंट किस में होता है, तो आप कहोगे सर जहां डाटा होगा वहां मेजरमेंट होता है। अब डाटा किस में होता है, मात्रात्मक में या गुणात्मक में, तो आप कहोगे मात्रात्मक में। तो मात्रात्मक कहाँ है, ये रहा, बात ही खत्म होगी सारी की सारी। धन्यवाद, आगे बढ़िए।
जरूरत ही नहीं है दोस्तों। आंसर देखो यहाँ आपको नजर भी आ रहा है, जरूरत नहीं है पढ़ने की। जब हम बात करें तो मेजरमेंट की, तो सारी की सारी टेस्ट करते हैं, स्केल करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं हम इसके अंदर, और वो सारे किस पे होते हैं, तो आपको भी सारे इसी पे होते हैं। आगे बढ़िएगा, जहां जरूरत है समझाने की मैं बिल्कुल दोस्तों आपको समझाता जा रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब आपके पास क्या आ गया, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड आ गया, पहले हमने किसका लगाया, ओपन एंडेड। तो ये दोस्तों देखो एनटीए की प्लानिंग, एक शिफ्ट में पूछ लिया आपसे क्लोज एंडेड, एक में पूछ लिया ओपन एंडेड, मतलब रिलेट कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, आइएगा क्या कर रहे हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन के क्या प्रॉफिट है ये आपको बताना है। पहला, उत्तर को संशोधित करना आसान है। तो आपको कहोगे सर बहुत आराम से, मैं तो इस पे टिक लगा के काट भी देता हूँ, फिर दोबारा इस पे लगा देता हूँ, तो संशोधित तो है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे है, तो देखो आप जब एनटीए की लैब में बैठे हो तो आप अपना क्या आंसर चेंज कर सकते हो। आप कहोगे सर बहुत आराम से, टिक ही तो मारना है, तो मतलब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, उत्तर को संशोधित कर सकते हैं। यदि आपसे लिखवाने वाली बात करें तो क्या आप लिखा हुआ चेंज कर सकते हो, कोई सर अब गड़बड़ हो जाएगी, अब काट नहीं सकते हैं ना, और काट दिए तो नंबर नहीं देगा अगला। तो बात ये है कि पहली बात तो इसकी बिल्कुल जायज है। बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। उत्तरदाता अपने शब्दों में उत्तर दे सकता है, तो बिल्कुल नहीं दे सकता, शब्द तो होने ही नहीं चाहिए उसमें, चार ऑप्शनों में आपको टिक लगाना है, क्योंकि कैसी बात कर रहा है ये, क्लोज एंडेड, और क्लोज एंडेड होते कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव, तो लिखने का तो कोई मैटर ही नहीं। इसके बाद जो आपके पास उत्तर प्रदाताओं के लिए उन्हें पूरा करना होता है, कैसे, कि कहता है दे आर इजी टू द रिस्पॉन्ड टू कंप्लीट, आराम से पूरा कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सी भी आपका सही है। ये असामान्य प्रतिक्रियाओं प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, ये बात गलत है दोस्तों। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए एंड सी। बात समझ में आई दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और घबराना नहीं है। और ये क्वेश्चन एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने घर से अपनी तरफ से बनाए, सारे के सारे क्वेश्चन कौन से हैं, जो आपके 2026 में लेटेस्ट पैटर्न जो आया आपका। आइएगा, क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों क्या है, यहाँ पे बात करूं तो इजी टू आंसर, आराम से आप आंसर कर सकते हो क्लोज एंडेड में। इजी टू कोड एंड एनालिसिस, बहुत आराम से इसको कोडेड भी कर सकते हो, इसका एनालिसिस भी कर सकते हो। हाई कंपेरेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज, बहुत आराम से चीजों को कर सकते हो। ओपन एंडेड की बात करूं तो खुद के वर्ड में लिख सकते हो, डिटेल्ड लिख सकते हो आप, और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, मतलब चीजों को और ज्यादा एक्सप्लोर करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्वालिटीज है किनकी, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इस क्वेश्चन के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझना है क्या, देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में थे, बच्चा डर रहा था करूं कैसे, सुनो मेरी बात। अभी कह रहा है अरेंज करने हैं हमें किसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड टोटल नंबर ऑफ द सैंपल्स दे रखे हैं आपको ये। ठीक है जी, अब मैं बात करूं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप कहोगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो जो आपका सिग्मा है अपॉन में एन का रूट, और यही क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दिमाग में ये बात आपको हमेशा के लिए अब रखनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन में क्या करूं उसका रूट करके एन। ठीक है जी, चलिए अब देखो ये सिग्मा दे रखा है आपको एक तो, और एक एन दे रखा है ना, और इसमें हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है देयर स्टैंडिंग एरर को। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो इसका आंसर निकालते हैं सबसे पहले। इसका सिग्मा कितना है दोस्तों, तो आपको सिग्मा है सर 1.6 अपॉन में एन की वैल्यू है 16, तो 16 का रूट करूं दोस्तों तो आपको सर ये तो 4 का है, तो 1.6 अपॉन में 4, इसका पॉइंट हटाऊं तो आपको सर 10 आ गया, 4 चौके 16, 4/10 दोस्तों। तो इसको मैं लिखना चाहूं तो आप क्या कहोगे सर 0.4 बनाइए, तो ठीक है इस पे आ जाओ। 0.6 अपॉन में 36 है, 36 किसका है, 6 का है दोस्तों, इसको काटो तो आप कहोगे सर 0.1 बन रहा है ये, बात सही। आगे बढ़ो, इसको मैं लिखना चाहता हूं तो आप कहोगे सर 1.5 आएगा ऊपर, और नीचे आएगा 25, 25 इसका आप कहोगे 5 का, तो 5 3 15 आप कहोगे 0.3। धन्यवाद, इस तरीके से काटते जाओ। इसकी बात करूं तो आप कहोगे सर ऊपर तो आएगा 1.4, ये 1 पॉइंट है भाई, कॉमा नहीं है, और नीचे क्या 49, 49 को करूं तो 7 7 7 49 मतलब 0.7। ये मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं वो आ गई है, मेरे को किस फॉर्म में लिखना है, तो आप देखिए इसके अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा कौन सा होगा दोस्तों इसके अंदर, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा तो है 0.4, बात सही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है सर, तो आप कहोगे सर उसके बाद है हमारे पास बी 0.3 है। उसके बाद कौन है दोस्तों, तो आप कहोगे सर अब हमारे पास क्या है जी, ये तो 7 दूनी 14 ना, 0.2 है भाई, 0.2 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 0.1। तो मतलब पहले हमने क्या लिखा, आपको सर ए लिखा, फिर बी लिखा, और फिर हमने क्या लिखा डी, और फिर हमने क्या लिखा सी। तो ये कहीं है, बिल्कुल है दोस्तों, ये आंसर आपका नजर आ रहा है। बात समझ में आई, तो आगे कैसे भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो दिमाग में बात क्या रखेंगे, फिट, कभी भी गलत नहीं करना है। बढ़ते हैं हम आगे, आइएगा, ये आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन को,
मुश्किल बिल्कुल नहीं है, चीजों को बहुत आराम से हमें चीजों को सोचना है, समझना है। ठीक है क्या क्वेश्चन, आइएगा। वे पत्रिका जो शोध की अपेक्षा सेवार्थ को प्राथमिकता देती है, मतलब जब आप कोई भी शोध रिसर्च कर रहे हो वो आपकी सेवार्थ पे आधारित होती है सारी की सारी। जैसे मैं करवाना चाहता हूँ यार, मेरे को रिसर्च करवानी, तो वो कहेगा आजा भाई पैसे दे दे मैं करा दूंगा, है ना। तो उस तरीके की चीजें की बात कर रही है, मतलब सेवार्थ के आधारित, तथा जिनकी तथा जिनकी विशेषताएं झूठी हो, झूठी बातें हो सारी की सारी, या फिर भ्रामक या भ्रमक जानकारी दे आपको, सर्वोत्तम संपादकीय प्रकाशन की प्रथाओं को विचलन करे कि मैं यहां से करा सकता हूं, यहां से करा सकता हूं, वो बात कर रहा है ये। पारदर्शिता का अभाव हो और आक्रामक और अंधाधुंध आमंत्रण प्रथाओं का प्रयोग यहाँ क्या कहलाता है, मतलब इस तरीके की कोई आपको रिसर्च कराना चाहते हैं तो उसको क्या कहोगे आप, क्या चीज होगी इन चार ऑप्शंस में से। ओपन होगी, ओपन एक्सेस बिल्कुल नहीं है। प्रोस्पेरिटी, स्वामित्व की, स्वामित्व भी नहीं होता, स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति का होता है, ये भी नहीं हो सकता। ओपन मतलब खुला ही है तो उसमें भी नहीं हो सकता। यदि मैं पेशेवर, कोई पेशेवर है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब वो भी सारे नहीं हो सकते, जैसे व्यापारी लोग कुछ एक की बात करता है। ये प्रॉपर्टी मतलब इसकी बात करूं स्वामित्व, तो ये तो जिसका है पर्सनल बात कर रहा है। ये क्या है, ये जो व्यापारी लोग हैं ये बात कर रहे हैं, खुला की बात कर रहे हैं। और लास्ट में आ गया शिकारी पत्रिका, ये शिकारी ही शिकार करता है, बात समझ में आ रही है। ये वर्ड ही खतरनाक दे रखा है। इसमें क्या लेता है आपसे, मनी तो लेगा, वो मनी तो एक नंबर में जाएगी, बट इसके अलावा जितनी भी चीजें करेगा ना, आपको झूठी झूठी दिलासे देगा कि आपके ये यहाँ से पब्लिश करा दूंगा, मैं इस तरीके से कर दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये रिव्यू मिलेंगे, ये मिलेंगे। उन सभी को हम क्या कहते हैं, शिकारी पत्रिका, शिकार करती है जो आपका। याद रखनी है बातें, देखिएगा। इसमें क्या करते हो आप, इसके अंदर मनी तो दे देते हो बट इसके अंदर नो प्रॉपर पीयर रिव्यू, अच्छे से रिव्यू नहीं हो पाता आपका, फेक क्लेम्स होते हैं इसके अंदर। और वही बातें जो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पढ़ी है ना सारी की सारी, वो सारी चीज इसके अंदर होती है। ठीक है, जब हम इसकी बात करें तो इसके अंदर कुछ कीवर्ड भी है, इसमें क्या की जाती है, आपको मिसलीडिंग या मिसलीड किया जाता है। इसके अलावा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब पारदर्शिता का अभाव होता है। एग्रेसिव होता है ये चीजें, और पुअर या पुअर एडिशनल प्रैक्टिस यहाँ पे होती है। ओपन एंडेड की बात करूं तो दोस्तों ओपन एक्सेस जर्नल है जो नहीं होती। अनेक प्रतिष्ठित एक्सेस और जर्नल भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हम बात करूं इसकी, किसी की प्रोप्राइटर की बात करूं तो ये केवल क्या होता है, स्वामित्व के आधार पे होता है, किसी प्रकाशन मॉडल को दर्शाता है नॉर्मल। इसकी बात करूं प्रोफेशनल की, तो पेशेवर संस्था या क्षेत्र हो सकता है दोस्तों। लेकिन आपसे पूछी जा रही है ये, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ऐसा कौन है, तो ये है शिकारी पत्रिका। ठीक है, नाम से भी पता लग रहा है और पढ़ के भी ऐसा फील हो रहा है कि हाँ इसका शिकार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इन चीजों को आप ध्यान से पढ़िए। और किसकी बात कर रहे हैं, आइएगा बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक गुण की बात कर रहे हैं, ठीक है बात। रणनीतियों के अस्तित्ववादी ओंटोलॉजी, ओंटोलॉजी की मैंने अभी बात की थी दोस्तों, जो किसकी बात करता है, तो आपको होगी सर एग्जिस्टेंस की बात करता है, एग्जिस्टेंस। इसके अलावा दोस्तों ये बात करता है किसकी, इंडिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट करने की बात करता है। और ये न्यू चीजें लाने की बात करता है, न्यू इंप्लीमेंट करने की बात करता है। ये सारी की सारी चीजें किसमें होती है, ओंटोलॉजी के अंदर होती है दोस्तों। डिडक्टिव की बात करूं, कुछ नया होता है, आप कहोगे नहीं सर थ्योरी को ही हम क्या करते हैं बार बार में, वही। पॉजिटिविज्म भी किसकी बात करता है, पॉजिटिविज्म बात करता है जो साइंटिफिक चीजें हैं वही हैं बस, और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी की बात करूं तो हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पे ही रह जाएगा। लेकिन हम निर्वाणवाद की बात करें तो निर्वाणवाद क्या करेगा, चीजों को बनाने का काम करता है। और इसीलिए ओंटोलॉजी का जो मेन सही काम है, सही एक्सप्लेन कर रहा है, वो वर्ड कौन सा कर रहा है, वो यही कर रहा है, यही प्रतिनिधित्व कर रहा है किसका, ओंटोलॉजी का। बात समझ में आई, मुश्किल नहीं है, चीजों को बस समझना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके अंदर यही दे रखा है, आपको फिर भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। देखिए इसमें सारी बातें वही लिख रखी है जो मैंने आपको बता दी है। डिडक्टिव की बात है, ये अप्रोच है, एक ओंटोलॉजी नहीं है दोस्तों। ये भी किससे संबंधित है, ये एपिस्टेमोलॉजी से है, पोस्टिविज्म। इसके बाद में बात करूं ऑब्जेक्टिविज्म की बात करूं तो ये किससे है, क्वांटिटेटिव से, क्वालिटेटिव से नहीं है दोस्तों। और ये जो है ये आपकी रिलेट करती है इससे, ओंटोलॉजी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और चीजों को बड़े ध्यान से कोशिश कीजिएगा करने की, और अच्छे से करना है। क्वेश्चन क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं परिणाम चर। देखो ये बात कर रहा है किसका, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरवीनिंग, इनकी बात कर रहा है। तो मैं इस पे बात तो कर चुका हूं दोस्तों, ये किस में होता है, तो आपको होगी सर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल
रिसर्च के अंदर होगा दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर होता है ये। अब इसमें क्या होता है, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये क्या करता है, कोज अलग अलग करता है, मैनिपुलेट कर सकता है। और ये क्या, इस पे क्या चेक होते हैं, तो आपको सर इस पे चेक होते हैं हमारे इफेक्ट, ठीक है, उस पे हम काम कर करके करते हैं। अब देखना ये क्या आउटकम कहाँ पे आएगा, डिपेंडेंट पे आएगा, इंडिपेंडेंट पे आएगा। तो आप कहोगे सर ये डिपेंडेंट पे आता है, बात सीधी सी यही है। तो देखो पहला पढ़ते ही मेरे को फीलिंग आ गई कि इसका 2 का 1 आना चाहिए, 2 का 1 है क्या, कहीं बी का 1, बी का 1, बी का 1, यहाँ भी नहीं है, 2 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, आंसर ही मिल गया, काम ही बन गया है। तो चीजों को समझने की देरी है बस थोड़ी सी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा दोस्तों, कंट्रोल्ड चर, कंट्रोल्ड कौन होगा दोस्तों, चीजों को ध्यान से देखिएगा। जब मैं बात करूं कंट्रोल्ड की, तो कंट्रोल्ड कौन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ट्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइन के अंदर कंट्रोल करके रखता है सारे के सारे सिस्टम को, कौन, जो टीचर है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा यहाँ पे। इसके बाद इंटरवीनिंग, इंटरवीनिंग क्या होता है, जो पढ़ा रहा है टीचर, बीच में जो चीजें उनकी बात है। तो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में जो स्थित है, जैसे मैं और बच्चे हैं, आप और मैं हूं, हमारे बीच में क्या चीज है, तो आप कहोगे सर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये, और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों हम, इंटर वेरिएबल। डन है बात, इसको बोलते हैं मध्यस्थ चर। अब दोस्तों हमारे आंसर आ भी गए वैसे भी, और लास्ट में बचा है कैसा, मिश्रित चर। मिश्रित की बात करूं तो ये क्या है दोस्तों, कपट या फिर सुपीरियस चर भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, इसमें सारी बातें वही बता रखी हैं, आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की भी। आगे बढ़िए, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। क्वेश्चन आ गया आपके पास 22, और इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, और इसका आंसर लगाना है आपको बहुत आराम से, ठीक है। क्या कह रहा है, मात्रात्मक शोध। मात्रात्मक किसमें होता है, तो आप कहोगे सर जब डाटा हमारे पास कैसा हो, जब डाटा हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में हो तब की बात कर रहा है, ठीक है। मात्रात्मक अनुसंधान एक ऐसी अनुसंधान रणनीति है जिसमें प्रस्तुत किया जाता है, क्या बात बताई जाती है, आइएगा। सामाजिक वास्तविकता को एक बाहरी वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के रूप में देखी जाती है। तो एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिविटी की बात कौन करता है, इंडक्टिव या डिडक्टिव, तो आप कहोगे सर ये तो बात करता है डिडक्टिव। और डिडक्टिव किस में यूज करते हैं, हम कहते हैं क्वांटिटेटिव में। तो इसका मतलब बात हमारी बिल्कुल क्या है, डन। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। इंडक्टिव का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं क्यों, क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है, मात्रात्मक। इंडक्टिव यूज ही नहीं होती। आगे बढ़िएगा, प्राकृतिक वैज्ञानिक मॉडल में प्रथाओं का मानकों को अस्वीकार करती है, ये भी नहीं है, ये भी काट दो आप। और लास्ट की बात करूं तो ये कह रहा है सामाजिक वास्तविकता में व्यक्ति की रचना से उत्पादन निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं गुण के रूप में। गुण है ही नहीं, ये बात किसकी कर रहा है दोस्तों, ये बात कर रहा है मात्रा की। छोड़ो, बढ़िएगा आगे। आंसर क्या है दोस्तों आपका पहला, सोचने की जरूरत नहीं है, जो बातें बताता जा रहा हूँ वो दिमाग में फिट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से, ठीक है। आइएगा, क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में गणना के लिए आवश्यक न्यूनतम वेरिएबल की बढ़ते क्रम में लगाइए। बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से छोटे से बड़े की ओर हमें जाना है, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करें माध्य। माध्य की जब बात करूं तो देखो दोस्तों, मेरे को मीन निकालना है, मीन मध्य निकालना है। तो इसके लिए कितने वेरिएबल जरूरत है, आप कहोगे सर इसके लिए तो एक से भी काम चल जाएगा। यदि किसी एक चीज का डाटा है हमारे पास, उससे भी हम मीन निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूं मेरे पास एक ही किले में अलग अलग, जैसे मैंने बो रखी थी चीज 2-3 किलो में, तो वो क्या हुआ, मेरे 10 मण, 20 मण, 30 मण इस तरीके से हुई है। मेरे को एवरेज निकालना है, तो उनका बीच का उठा लूंगा तो क्या आ जाएगा, एवरेज। तो कितने आपको वेरिएबल चाहिए, तो आप कहोगे सर सिंगल वेरिएबल से काम चल सकता है, ठीक है बात। उसके बाद कोरिलेशन। कोरिलेशन कितने में आता है दोस्तों, बहुत सोच समझ के आपको बताना है। कोरिलेशन कितने में कोरिलेशन बनाओगे आप, कोरिलेशन हमेशा रिलेशन जब बनाते हैं दोस्तों, तो हमें कितने चाहिए, तो आप कहोगे सर 2 वेरिएबल तो हो। तो देखो सबसे पहले बढ़ते क्रम में चले तो पहले पे क्या आना चाहिए, ए, और दूसरे पे क्या आना चाहिए, सी, ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन, फर्स्ट ऑर्डर कोरिलेशन की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 चीजें होती है, इनसे रिलेट करता है एक तीसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति इनको रिलेट करता है। और दोस्तों इसमें हम कहें तो कितने बंदे होंगे, तो आप कहोगे 3 वेरिएबल हमें नजर आते हैं। और मेरे को दोबारा करना है, दूसरे टाइम करना है, तो बंदे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 4, क्योंकि अब मेरे को वो बंदा भी ऐड करना पड़ेगा जो कर रहा था। तो अब यहाँ पे कितने हो गए, 4। तो दोस्तों यदि मैं मीन की बात करूँ तो 4 होंगे। उसके बाद मैं दूसरे की बात करूँ सी की, तो मतलब पहले ए, फिर सी, फिर बी एंड फिर डी, ए सी बी एंड डी। तो ये आंसर होना चाहिए, है कहीं दोस्तों, तो आपको ये रहा, ठीक है दोस्तों। फिर भी हम हल्की सी बात कर लेते हैं, देखिएगा इसके अंदर दे रखा है। मीन की बात करूं तो एक वेरिएबल की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए किसी के अंक ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट हो जाएगी एक ही डाटा से काम चल जाएगा। कोरिलेशन की बात करूं, जब हमें रिलेशन संबंध बनाने हैं दोस्तों, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, तो 2 संबंध मापता है, रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 की। अब बात करूं फर्स्ट
टाइम पे कोरिलेशन बनाए तो दो वेरिएबल के बीच में संबंध मापते समय तीसरे वेरिएबल को प्रभाव से नियंत्रित किया जाता है, तो इसलिए कितने की रिक्वायरमेंट है, आप कहोगे 3 की। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ऑर्डर कोरिलेशन, तो दो वेरिएबल के संबंध के अध्ययन करते समय दो अन्य वेरिएबलों के प्रभाव को भी नियंत्रित करता है, और इसलिए इसमें कितने की जरूरत है, तो आप कहोगे सर इसमें हमें जरूरत है कितने की, 4 की। डन बात दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और बड़े ध्यान से चीजों को देखिएगा और अच्छे से कीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बड़े ध्यान से आपको करना है। आइएगा, निश्चित अनुपात की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यदि मैं निश्चित अनुपात की बात करूं, पहले तो हम ऑप्शन इन्हीं को पढ़ते हैं, इनमें अपने आप वहां अटैच हो जाएंगे। चलिएगा, बात करते हैं सबसे पहले विभिन्न समय अंतराल। तो बात किसकी कर रहा है, समय अंतराल। समय अंतराल क्या होता है, आप कहोगे इंटरवल, है ना, इंटरवल की बात कर रहे हैं। बीत जाने के बाद पहली प्रतिक्रिया का प्रबलन दिया जाता है, मतलब पहली प्रक्रिया की बात कर रहे हैं ना। तो देखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, इंटरवल की। तो इंटरवल कहां कहां नजर आ रहा है, तो आप कहोगे सर एक तो इंटरवल ये रहा और एक ये रहा, दो जगह इंटरवल है, ठीक है जी। अब किसी की कह रहा है, देखना निश्चित अंतराल की बात कर रहा है क्या, बीत जाने के बाद पहली प्रक्रिया, पहली की प्रक्रिया की बात कर रहा है, निश्चित अंतराल की बात ना करके। तो आपका सी का क्या बनेगा दोस्तों, एक। बात समझ में आई, तो सी का हमारा क्या है, 1। आगे बढ़ते हैं, प्रबल से पहले, प्रबल से पहले मतलब रिस्पॉन्स से पहले की बात कर रहे हैं। प्रतिक्रिया एक निश्चित संख्या में होती है, निश्चित संख्या। निश्चित संख्या किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, निश्चित संख्या फिक्स्ड रेशो के अंदर, फिक्स्ड अनुपात के अंदर चीजें होंगी आपकी। तो इसका हो जाएगा 2, तो पहले का 2 होना चाहिए दोस्तों, है क्या कहीं, पहले का 2, ये 3 है, ये 3 है, वो 1 है, तो आंसर ही आ गया दोस्तों अपने पास, ये रहा, डन ही हो गया काम एक में ही। तो दोस्तों फिक्स रेशो किस में होगा, नंबर्स में होगा, तो नंबर्स भी आपके निश्चित होंगे तभी रेशो फिक्स होगा। दूसरे की ये बात आ गई। तीसरे आगे बढ़ते हैं हम, और बात करते हैं हम किसकी, थर्ड की। फिक्स इंटरवल की बात करें तो थर्ड की जब मैं बात करूं, थर्ड हमारा क्या, किसको शो कर रहा है, थर्ड एक को कर रहा है। सेकंड की बात करूं तो फिक्स इंटरवल की बात करूं, तो फिक्स इंटरवल देखना एक निश्चित समय अंतराल, साफ साफ पता लग रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो मतलब इसका आंसर क्या है दोस्तों, डी। और बाद में बच गया वेरिएबल रेशो, तो किससे है, थर्ड से। तो किसी भी संख्या की प्रतिक्रिया के बाद में प्रबलन हो सकता है, तो आंसर आपका पहला बिल्कुल जायज है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही आपका आंसर है, इनको एक्सप्लेन किया गया और कुछ नहीं है, जो बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब ये क्वेश्चन भी आपके सामने इंपॉर्टेंट है, और बड़े ध्यान से इसको कोशिश कीजिएगा करने की, ठीक है। आइएगा बात करते हैं, क्या कह रहा है, गुणात्मक अनुसंधान मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहा है, ठीक है। वह मापदंड कौन सा है जो आंतरिक वैधता, इंटरनल वैलिडिटी के समांतर होता है। इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी किस पे डिपेंड करती है, आपको सर कोज एंड इफेक्ट पे बात करती है। तो डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती यहाँ पे, पुष्टि योग्यता भी नहीं होती, स्थानांतरण भी नहीं करते हैं हम। तो क्या बच गया आपका, क्रेडिबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता ही आपकी बचती है। तो यही आपका आंसर है, फिर भी देख लीजिए। लो जी, विश्वसनीयता जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो इंटरनल वैलिडिटी के समांतर होती है, ठीक है जी। जब मैं स्थानांतरण की बात करूं तो ये किसकी बात करता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी की, जब हम बाहर जाके चीजों को करने की कोशिश करते हैं। डिपेंडेंसी की बात करूं तो रिलायबिलिटी पे स्थिर रहता है ये। और लास्ट में है आपकी पुष्टि योग्यता, जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेबिलिटी, जो किस भी बात करता है, ऑब्जेक्टिविटी के समांतर होता है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में हो क्रेडिबिलिटी किससे रिलेट हो रही है, इंटरनल से। ट्रांसफेरेबिलिटी होती है किसकी, एक्सटर्नल से। और डिपेंडेबिलिटी किससे हो रही है, रिलायबिलिटी से। और लास्ट पुष्टि योग्यता की बात करूं तो ऑब्जेक्टिविटी से रिलेट करती है, ठीक है। आगे आए तो ध्यान रखनी है दोस्तों ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लो जी, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चीजों को बड़े ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है उन वेरिएबल की पहचान कीजिए जिसके मापन अंतराल में, पैमाने में, मतलब इंटरवल से संबंधित है। इंटरवल में जिसको हम माप सकते हैं, कौन कौन से है दोस्तों जिसको हम इंटरवल में ले सकते हैं। तो आप कहोगे सर इंटरवल में तो हम ले सकते हैं, पहली बार हम बात करूं लिंग, जेंडर है क्या, जेंडर को इंटरवल में लिख सकते हैं। आप कहोगे नहीं सर ऐसे कैसे कह रहे हो आप, मेल फीमेल को आधा पूरा कह सकते हैं, नहीं नहीं हो सकता, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ के अंदर डाटा होता है, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं। धर्म को बांट सकते हैं, धर्म को भी नहीं बांट सकते। क्या टाइम बढ़ सकता है, बिल्कुल, सुबह 9 से 5, 5 से 7, इस तरीके से। तो मतलब आपका आंसर क्या है दोस्तों, बी एंड डी। लो जी, आपके स्क्रीन पर ये रही बात। और देखिएगा जेंडर केवल क्या है, श्रेणी बन सकता है, क्या नहीं बन सकता इसका दोस्तों, इसका कभी भी इंटरवल नहीं बनेगा। डेट का बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ट्रू जीरो नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है। रिलीजन का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इंटरवल नहीं बनेगा।
इसके बाद टाइम की बात करो तो टाइम का बिल्कुल बन सकता है, इसमें सोचने की भी आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और चीजों को बड़े ध्यान से और बड़े तरीके से हमें सोचना है और आंसर लगाना है, कौन सा हमारा आंसर बनेगा। देखिए नीचे कथन और कारक आपको दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़िएगा। बुद्धि, बुद्धि की बात कर रहे हैं, कुछ सीमा तक वंशानुगत गुण होते हैं, तो आपको कहोगे सर बिल्कुल होते हैं, कुछ गुण जो बच्चों के अंदर अपने पेरेंट्स से आते हैं, अपने माता पिता से आते हैं, बिल्कुल बात सही है ये। दूसरी बात, पर्यावरण का भी बुद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, तो आपको सर बिल्कुल पड़ता है, बच्चा पर्यावरण से तो बहुत कुछ सीखता है ना। जो नेचुरलिस्ट है, जो प्रकृतिवादी है, तो कहते हैं बच्चे को प्रकृति में छोड़ दीजिए, वो वहां से सीख जाएगा। तो दोस्तों प्रकृति और इन्वायरमेंट से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? आप कहोगे सर सीखना तो है, क्या ये एक दूसरे रिलेट करती है? नहीं। एक तो बात कर रही है आपकी हेरिडिटी, मतलब आपके पेरेंट्स से, और दूसरी आप किसकी बात कर रहे हैं ये दोस्तों? इन्वायरमेंट की। दोनों अलग अलग है दोस्तों, बट दोनों बातें सही हैं। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि चीजें क्या है कि यहाँ पे बात ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बस चीजों को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा और बहुत अच्छे से हम एक लेवल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिएगा ये सारे क्वेश्चन दोस्तों 26 के हैं, फिर भी आपको लग रहा है चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखिए एक बार, जिसने एग्जाम दिया है तो चेक कीजिए क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं या नहीं आए। ठीक है, आइएगा, वही दोबारा कथन और निष्कर्ष आपको दिए हैं। बात है ऑनलाइन सर्वे उपकरण में सर्वेक्षण, सर्वे की बात कर रहे हैं ये, आंकड़ों का विश्लेषण को सरल बना दिया है। क्या ऑनलाइन चीजों में हम जब चीजों का एनालिसिस करते हैं, क्या उसको इजी बना दिया इसने? तो आपको भी सर बिल्कुल इजी बना रखा है, तो इसका मतलब पहली बात आपकी बिल्कुल सही है, बात सही है। दूसरी बात, ऑनलाइन सर्वे का चयन पक्षपात जैसी चुनौतियां नहीं होती, तो पक्षपात जैसी चुनौतियां होती है, आपको भी सर बिल्कुल होती है। कैसे कैसे? तो देखिए दोस्तों, क्या ये फैसिलिटी सब तक पहुंच पा रही है? क्या हर कोई ऑनलाइन चीजों को यूज कर पा रहा है? क्या हर कोई इस चीज को जान पा रहा है? मैं कहता हूं बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि उनके पास नॉलेज भी नहीं होती कि यह चीज आई है या नहीं आई है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके की चीजें होती है, तो इसको पक्षपात तो होगा, क्योंकि हर कोई इसको नहीं कर पा रहा। अब बहुत सारी स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की ऑनलाइन, कितनों को पता होता है दोस्तों? आप कहोगे जो मेन मेन बंदे हैं उनको पता होता है, वही ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो यही बात है। तो इसमें पक्षपात नजर आता है, पहला सही है, बट कौन सा गलत है दूसरा, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए, हो सकता है मन में हो चीजें आपके। क्या है, ऑनलाइन सर्वे में सिलेक्शन ऑफ बेस की समस्या हो सकती है, बात ये बिल्कुल सही है, बेस समस्या होगी इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? डाटा का संग्रहण भी कर सकते हैं, स्वचालित भी है और आसान है ना। पहला सही है, दूसरा गलत है। उदाहरण के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ता ही भाग ले सकता है, ये बात मैंने अभी बताई कि सबको पता ही नहीं लगता। स्वयं चयन सिलेक्शन की समस्या होती है, खुद चुन ही नहीं सकता। अपनी इतनी इलिटरेसी है, मतलब लिटरेसी, इलिटरेसी कहोगे आप, जो आप कहते हो कि साक्षरता नहीं है, बहुत कम है गाँव के अंदर, तो वो ये चीज ऑनलाइन कर ही नहीं पाते, तो वहां दिक्कत है दोस्तों। कुछ समूह सर्वेक्षण में कम प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात भी हो सकता है, कम प्रतिनिधि करते हो मतलब ऑनलाइन से डरते हो, इसलिए कहना कि ऑनलाइन सर्वे है उसमें बाइसनेस सिलेक्शन में नहीं हो, बाइसनेस हो, गलत है। ठीक है, बात आगे बढ़िएगा। बस बाइसनेस का मतलब यही बता रहा है सिर्फ कि हर कोई इसको प्रॉफिट में नहीं ले जा सकता, मतलब हर कोई इसका यूज नहीं कर सकता, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, और क्वेश्चन है हमारा किससे? ये है दोस्तों हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च से। क्वांटिटेटिव रिसर्च मतलब मात्रात्मक अनुसंधान में कुछ विशेष प्रमुख अभिरुचियों के द्वारा पहचाना जा सकता है, जिनमें सबसे केंद्रित है, सबसे केंद्रित दोस्तों इसके अंदर कारणात्मक भी होता है, पुनरावृत्ति भी होती है, सामान्यकरण भी होता है, मापन भी होता है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। इसके 4 मेन पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, 4 विशेषताएं होती है, वो चारों को चारे आपको दे रखी है। पहली बात करूं मेजरमेंट, तो डाटा किस में है? नंबर्स के अंदर है, तो आप इनको बहुत अच्छे से माप सकते हो डाटा को। जब मैं बात करूं इसकी कारणता, कारण की बात भी कर सकते हैं हम, क्या चेक करते हैं इसके अंदर? कोज एंड इफेक्ट, सहसंबंध की हम बात करते हैं। जर्नलाइजेशन भी हम इसमें करते हैं, जनसंख्या पर जब हम लागू करें निष्कर्ष निकालने के लिए, तो वो काम भी हम इसमें करते हैं। रेप्लीकेबल है, पुनरावृत्ति करते हैं, तो बिल्कुल अध्ययन के दोहराया भी जा सकता है, समान परिणाम आने पर प्राप्त करने के लिए हम बार बार उसको रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चार की चारों ही विशेषताएं हैं किसकी? तो आप कहोगे सर ये है हमारे पास मात्रात्मक शोध की, क्वालिटेटिव की, क्वांटिटेटिव की, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, लो जी केस स्टडी आ गया आपके पास। केस स्टडी के बारे में आपको बहुत अच्छे से बात करनी है और अच्छे से चीजों को देखना है। देखो केस स्टडी के बारे में मैंने क्या बताया था, किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना, कोरिलेशन का मतलब चीजों को जोड़ के करना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व कर रहे हो, और सर्वे मतलब किसी भी चीज का सर्वेक्षण करने की बात कर रहा है।
आइएगा बात करते हैं सबसे पहले और चीजों को करना स्टार्ट करते हैं। पहले की बात करूं, क्या है जो रिस्पोंडेंट है मतलब उत्तरदाता है जो भी है, अपने उत्तरों का सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए विकृत कर सकता है। विकृत का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, डिसऑर्डर देयर रिस्पॉन्स टू मेक देम सोशली एक्सेप्टेबल। तो दोस्तों ये बाहर जाके चीजों को समाज में स्वीकार्य कर रहा है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा कम पता है एक बार, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। जनसंख्या पर सामान्यकरण करना में कठिनाई होती है दोस्तों। तो जनसंख्या में सामान्यकरण करण में कठिनाई की जब हम बात करें तो दोस्तों बड़े ध्यान से आपको देखना है, ये केस स्टडी के अंदर ही होता है। जब चीजों को हम बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत डिफिकल्टी होती है चीजों का जनरलाइजेशन करने में, तब हम उसमें केस स्टडी करते हैं कि अब तो हमें जरूरत पड़ेगी। तो जनसंख्या पर सामान्यकरण करने में कठिनाई, व्यापक सामान्यकरण करने में, है ना। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, केस स्टडी हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये डिफिकल्टी आती है केस स्टडी में, मुश्किल होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें डीपली चीजों को करना होता है। तो मतलब पहले का दो होना चाहिए, तो पहले का दो आपका आंसर ही बन गया दोस्तों, यही है आंसर, क्या, डी। फिर भी हम देखते हैं दोस्तों, देखिएगा, जब मैं बात करूं तो ये क्या है, जब व्यक्ति को आंकड़ों का संग्रहण की प्रक्रिया का ज्ञान होता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। तो व्यवहार बदल जाता है तो ये ऑब्जर्व के कारण होता है दोस्तों, ऑब्जर्वेशन के कारण। ऑब्जर्वेशन तीन का बन जाएगा आपका, तीन। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, इसमें संबंध की बात कर रहा है, संबंध, ये रहा संबंध। संबंध किससे रिलेट कर रहा है, तो आपको होगा सर ये रहा संबंध, जरूरत ही नहीं पड़ रही, बाकी बच गया आपका वो सर्वे। सर्वे किस पे आ गया, पहले पे। तो यही आपका आंसर है। धन्यवाद दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, केस स्टडी। यह एक नमूना छोटा विशिष्ट होता है, बात सही है। इसके लिए सामान्यकरण करना कठिन होता है, ठीक है। चीजों को बहुत जल्दी नहीं कर पाता ये, एक एक चीज पे इनको ध्यान देना पड़ता है। आगे बात करें कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एसोसिएशन बनाने की बात करता है, कोज एंड इफेक्ट सिद्धांत नहीं करता, ठीक है। ऑब्जर्व की बात करूं दोस्तों, हार्थरोन एक्सपेरिमेंट हुआ था जो मानवों पे हुआ था, कि वो मानव कितने अच्छे से काम कर पा रहे हैं या नहीं, तो उस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था हार्थरोन। तो ये देखो, व्यक्ति के व्यवहार को बदल सकता है, हार्थरोन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है ये। सर्वे की बात करूं दोस्तों तो ये किसकी बात करता है, ये सोशल डिजायरेबिलिटी बाय हो सकता है, लोग सामाजिक रूप से स्वीकार्य उत्तर दे सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डिस्क्रीट कंटिन्यूस, इन सब की ये बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा बात करते हैं सबसे पहले डिस्क्रीट की। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, चीजों को तोड़ तोड़ के हम लिख सकते हैं, जैसे 2 है, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, है ना। इस तरीके से डिस्क्रीट की बात करें तो देखो, सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति की जब हम बात करें तो दोस्तों आप सीधी सी बात एक चीज सोच के बताओ, सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो क्या उसका कंटिन्यूअस हो सकता है, आप कहोगे नहीं सर। मैं कहूँ डिस्क्रीट हो सकता है, डिस्क्रीट मतलब रुक रुक के, तो आप कहोगे ये भी नहीं हो सकता। नॉमिनल हो सकता है, बांट बांट के देख सकते हैं, तो आप ये कहोगे ये भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। किसी व्यक्ति का लिंग, लिंग निर्धारण करना है, तो मतलब मेल फीमेल हम चीजों को कर पा रहे हैं, तो किस में करेंगे हम। चीजों को ध्यान से देखिए और सोचिएगा कि हम लिंग निर्धारण कर पा रहे हैं, है ना। तो किसके द्वारा होगा ये, तो आप कहोगे सर ये तो नॉमिनल में ही होता है, जैसे हम करते हैं मेल फीमेल चाइल्ड, है ना। तो इसका मतलब नॉमिनल आ गया आपको ना। ये कहीं भी फंस जाए दोस्तों, मजा आ जाएगा इन चीजों में। ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर में क्या करते हैं हम, अरेंज करते हैं चीजों को। देखना, सिक्का उछाड़ा, उछालने की संख्या, सिक्का उछाड़ा, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। तो दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रीट, जो अलग अलग आ रहा है। कंटिन्यूस तो क्या है, लगातार वही आ रहा है, लेकिन डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, अलग अलग, है ना। तो ये आ जाएगा डिस्क्रीट, ठीक है जी। पहले का आपको होना चाहिए 3, कहीं है पहले का 3, तो आप कहोगे सर 2 जगह, एक तो ये रहा और एक ये रहा, बात सही है। क्या डी का 2 बन रहा है, आप कहोगे सर डी का 2 इसमें भी, ये तो खेल हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, किसी व्यक्ति की ऊंचाई, ऊंचाई को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सतत होती है, कंटिन्यूअस होती है या नहीं। तो आप कहोगे सर जब हम किसी की ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई बिल्कुल कंटिन्यूअस होती है, कभी रुकती नहीं है, जब तक होएगी लगातार ही होएगी, लगातार बढ़ती जाएगी, तो ये डी आएगा। और इसके बाद ऑर्डिनल की बात करूं तो ऑर्डर की जब हम बात करें तो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में हम ऑर्डर लगा सकते हैं। तो आपका आंसर आपका दोस्तों बन जाएगा फर्स्ट, ये नहीं होगा, ठीक है। आइएगा बढ़िएगा आगे। लो जी, ये दे रखा है देखो, डिस्क्रीट की बात करूं तो यहाँ डिस्क्रीट वेरिएबल काउंटेबल होते हैं, जैसे 1 2 3 5 7, सिक्का उछाल रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, बात सही है। कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत चर की बात कर रहा है। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल किसी भी मान को सीमा तक भीतर ग्रहण कर सकता है, जैसे किसी की ऊंचाई है, वजन है, तापमान है, वो सारे के सारे किस में जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस में। ऑर्डिनल की बात करूं तो कर्मिक चर की बात करता है ये, तो ऑर्डिनल में किसकी बात करते हैं हम, रैंक, रैंक देते हैं दोस्तों। और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में लो है, मिडल है, हाई है, इनकी हम बात करते हैं, तो वो सारे के सारे।
नॉर्मल की बात करूं, नॉमिनल की, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, कैटेगरी बनाते हैं, तो केवल श्रेणियों को दर्शाता है और इनमें कोई भी क्रम नहीं होता, जैसे इसमें मेल, फीमेल, चाइल्ड, अदर, इन चीजों में हम डिवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपका, और बड़े अच्छे से चीजों को समझना है और कोशिश करनी है करने की। ठीक है दोस्तों, को करिएगा, क्या आएगा, और बड़े आराम से चीजों को करना है, बहुत आराम से, वरना दिक्कत हो जाएगी। देखिए पहली मैं बात करता हूं, चलिए पहले वाले की। उच्च शिक्षण संस्थान के द्वारा किया गया एक सरल कक्षा आधारित गतिविधि है। उच्च शिक्षण में कोई काम किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, वो गतिविधि है, वो किस की बात कर रहा है, उसके द्वारा किया गया एक सरल कक्षा आधारित गतिविधि है। तो दोस्तों ये गतिविधि जो होती है इसको बोलते हैं हम एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च वैसे होती क्या है दोस्तों, तो एक्शन रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। और उच्च एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में बात करें तो क्या सिखाया जाता है आपको, आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करना सिखाया जाता है। मतलब पहले का दो आना चाहिए, आंसर वैसे दिख भी गया, आंसर ये साफ साफ मेरे को नजर आ रहा है, बट मैं फिर भी इसको देखूंगा, देखिएगा। वर्णात्मक में क्या होता है, डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक का पता लग रहा है कि इसमें किसी ना किसी कठिनाई की बात कर रहे हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब जो पीछे की बात करता है, और प्रयोगात्मक मतलब एक्सपेरिमेंट की बात करता है, जहां डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। आइएगा, माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि और रचनात्मक प्रकृतियों का संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो मतलब क्या, देखिए माध्यमिक विद्यालय में छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि और रचनात्मक प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये किससे, आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं हम। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की अधिगम उपलब्धियों की टेलीविजन को देखने के प्रभाव के बारे में बात करता है। तो दोस्तों ये जब बात करूं तो ये वर्णन कर रहा है इस चीज का, ये बात तो डन है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक समरसता में शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना है, शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करें। तो दोस्तों ये किस में हो सकता है, एक्सपेरिमेंट में हो सकता है। तो अपना एक ही बचा है दोस्तों, ये किस में चला जाएगा, हिस्टोरिकल में। ठीक है, तो बात यही है, इसको समझते हैं। हल्की सी बात देखिएगा, उच्च शिक्षण संस्थान के द्वारा किया गया एक सरल कक्षा आधारित गतिविधि, क्या क्या बोलेंगे हम, एक्शन रिसर्च। देखो एक्शन रिसर्च क्या होती है, रिलेशनशिप स्टडी होती है, सर्वे होता है, कोरिलेशन होता है, इफेक्ट स्टडी की बात करता है, एक्सपेरिमेंटल, पास्ट एंड सोशल, हिस्टोरिकल इंपैक्ट, ये इन सब की अलग अलग बात कर रहा है जो इसमें दिया गया है। लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है, जो हम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है बस। क्या कह रहा है, उच्च शिक्षा में क्या करते हैं हम, एक्शन रिसर्च की बात करते हैं। माध्यमिक विद्यालय के शैक्षणिक उपलब्धि और रचनात्मक प्रवृत्तियों के संबंध का अध्ययन करना है, अध्ययन करना है। तो दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं, निदानात्मक चीजों की बात करते हैं। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की अधिगम उपलब्धि पर टेलीविजन को देखने का प्रभाव क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल कहलाता है। बोला एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कितनी देर देखता है ना, वो बात है। सीमांत क्षेत्रों में सामाजिक समरसता का शिक्षा का प्रभाव की बात करूं तो वो बात किसकी करता है दोस्तों, हिस्टोरिकल की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब देखो दोस्तों ये किससे रिलेट है, तो आप कहोगे सर ये रिलेट कर रहा है हमारा किससे, प्लेगरिज्म की बात कर रहा होगा शायद, है ना। प्लेगरिज्म देखते हैं, प्लेगरिज्म वैसे होता क्या है, तो सर सीधी सी बात है, प्लेगरिज्म होता है साहित्य चोरी, साहित्य चोरी होती है उसी को हम बोलते हैं। आइएगा बात बात करते हैं क्या क्या बात कर रहा है। प्लेगरिज्म के बारे में बताना है, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला क्या है, स्रोत को उचित संदर्भ दे के, बात सही है। आप कहीं से डाटा ले रहे हो उसका संदर्भ दे दो कि हमने यहां से डाटा उठाया, पहली बात सही है। दूसरा, केवल मुख्य लेखक का श्रेय देना, बिल्कुल नहीं, मुख्य क्यों देना, सारे ही आएंगे जितने भी हैं, मुख्य का क्या मतलब है ना। तो सारे के सारे लिखने हैं हमें, तो बी नहीं होगा दोस्तों, ए होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी है दोस्तों ये। लेकिन हमारे पास ए भी है, ए है तो ये ए भी हो सकता है, बट इसमें बी है, काट दो, इसमें ए नहीं है, काट दो, आंसर वैसे ही मिल गया। लेकिन फिर भी देखते हैं हम दोस्तों, संदर्भ के साथ सही व्याख्या प्रस्तुत करके, तो बात आप कहोगे सर ये भी सही है, उसकी व्याख्या भी तो दो ना, नाम नाम देके थोड़े ना कि ये बात है इतने पेज पे यहां से लिया है। आगे बढ़ते हैं, मूल लेखकों को केवल नाम दोहराकर दोहराकर नहीं, चीजों को डिटेल में लिख के बात करता है। प्लेगरिज्म की बात करें उच्च उपकरणों का उपयोग करके, बिल्कुल है। प्लेगरिज्म रिडक्शन टूल्स का यूज करके आपको ये करना चाहिए। तो आपका आंसर दोस्तों साफ साफ पता लग रहा है, ए बी एंड ई, ए सी एंड ई। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर रहेगा। बढ़ते हैं हम आगे, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिएगा क्या कह रहा है। अनुसंधान के संदर्भ में जब कोई व्यक्ति आवेदन भरते समय झूठे तथ्य, भ्रामक जानकारी और गलत आंकड़ों को प्रस्तुत करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपराध माना जाएगा। मैं कहता हूं फॉर्म भर दो और आप गलती से दूसरे का नाम भर रहे हो, दूसरी जगह का एड्रेस भर रहे हो, दूसरे का नंबर भर रहे हो, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ना तो ये आंकड़ों का दमन है, मतलब डाटा को आप दाब करने की, दमन करने की बात नहीं करते, साहित्य चोरी भी नहीं है,
सेम लिटरेसी थेफ्ट भी नहीं है, लिटरेसी मतलब किसी की साहित्यिक चोरी भी नहीं है, प्लेगरिज्म भी आप नहीं कर रहे, तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं हम, निर्माण करना या गढ़ना, गढ़ना इस तरीके की चीज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम दोस्तों झूठे तथ्य पेश करने को हम बोलते हैं गढ़ना, फैब्रिकेशन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्लेगरिज्म की बात करूं तो बिना किसी को अपने विचार बताए किसी को उठा के लिख दो तो उसको प्लेगरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट साहित्यिक चोरी की बात करूं तो यह भी दूसरे के बौद्धिक सामग्री को चुराने से संबंधित है। और बात करूं डाटा आंकड़ों का दमन करना तो जानबूझकर कुछ डाटा के परिमाणों को छुपाने की बात यहाँ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा और इन सब के बारे में बहुत अच्छे से आपसे बात कर चुका हूं और चीजों को बहुत अच्छे से आपको मैनेज करना है। आइएगा बात करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डिनल, ऑर्डिनल की बात करूं तो किसकी बात करता है दोस्तों, तो कहोगे सर ये तो बात करता है ऑर्डर लगाने की, तो देखो ऑर्डर कहाँ लग रहा है, तो ऑर्डर कहाँ लगा सकते हैं दोस्तों, जब हम बात करें ऑर्डर की, सोचो सोचो बात फटाफट क्या आएगा। चलो सबसे पहले हम बात नॉमिनल से शुरू करते हैं। नॉमिनल में क्या करते हैं हम दोस्तों, तो आपको सर इसमें करते हैं हम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में मेल फीमेल इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो कलर ऑफ हेयर बिल्कुल हो सकता है दोस्तों कि ये लाल रंग है, इसके काले रंग है, इसके व्हाइट है, इसके ये है, इस तरीके से। तो मतलब सी का होना चाहिए क्या, आपका सी का होना चाहिए एक, सी का एक होना चाहिए दोस्तों। तो है सी का एक कहीं, तो आप कहोगे सर सी का एक तो यहाँ भी है और यही है और है ही नहीं सी का एक, बात बन गई। बट आगे बढ़ते हैं हम। इंटरवल की बात करूं दोस्तों, इंटरवल, तो इंटरवल में क्या कहोगे दोस्तों आप, तो इंटरवल की जब मैं बात करूं तो आप कहोगे सर जिसमें हमें सेम डिफरेंस के अंदर चीजों को हम लिखते हैं। तो देखना दोस्तों डिग्री सेल्सियस में तापमान का अंतर बिल्कुल हम आराम से इंटरवल के अंदर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी का आपका होना चाहिए 3। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद किसी भी व्यक्ति की सैलरीज है, सैलरी, क्या सैलरी को हम ऑर्डर में लिख सकते हैं, नहीं, उसको हम किस में लिखते हैं दोस्तों, रेशो के अंदर लिखते हैं। और लास्ट बचता है आपका ऑर्डर, ऑर्डर किसके लिए होता है, संतुष्टि स्तर की बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको डन है। ये स्केल देखो कितनी बार क्वेश्चन आए, ये सारे के सारे क्वेश्चन है इसलिए रिपीट हो रहे हैं। ऑर्डिनल की बात करूं तो क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, ये ऑर्डिनल में ऑर्डर लगाने की बात करता है, हाई मीडियम एंड लो की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अंतर समान नहीं होता। ठीक है, अंतर नहीं होता इसके अंदर। रेशो की बात करूं तो जीरो ट्रू होती है, यहाँ पे अनुपात डाला जाता है और अर्थपूर्ण होती है जीरो के बारे में। नॉर्मल की बात करूं नॉमिनल में तो हेयर कलर की बात कर रहा है, ब्राउन हेयर है, इसके अलावा ब्लैक हेयर है, ग्रे हेयर है, उनकी बात करता है ये। और इंटरवल की बात करूं दोस्तों, इक्वल इंटरवल मतलब एक समान अंतराल के अंदर चीजों को बांटने की ये बात करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जी, आपके रिसर्च के हो चुके हैं। और दोस्तों एक चीज और है, यदि आप जुड़ना चाहते हो तो मुझसे इंस्टाग्राम आईडी यही है दोस्तों, तो इससे आप जुड़ सकते हो, वहां भी आपको सेम कंटेंट मिलेगा। उम्मीद करता हूं आज वाली चीज आपको बहुत समझ में आई है और दोस्तों अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरीके से हम अदर यूनिट भी लाते रहेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, और चीजों को शेयर कीजिए प्लीज। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।